वी? आर यू रेडी? लेट्स गो। एक बार मुझे क्वेश्चन दिखाइए कोई, वो दो, मैं एक बार डिस्कशन कर लूं आपके साथ, ठीक है? कल के होमवर्क के दो क्वेश्चन, सेक्शन 8 वाले क्वेश्चन है ना। पेज नंबर कौन सा है? ओल्ड है क्या? चल देना 2 पॉइंट, पेज नंबर है 2.13 वाला, क्रिकेट क्लब वाला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। जुलाई 21 का सवाल है। गुड मॉर्निंग, हाय सब लाइव स्ट्रीम में जितने लोग ज्वाइन हुए हैं। स्टेट क्रिकेट क्लब वाज फॉर्म्ड एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 with the object of promoting cricket by arranging introductory cricket courses at district level and in friendly matches. The club has been earning surplus. Of late, the affairs of the company are conducted fraudulently and dividend was paid to its member. Ms. Harkul, a member, decided to make a complaint to regulatory authority to curb the fraudulent activity by cancelling the license given to a company. In the is there any provision under Companies Act to revoke the license? तो ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रावेंशन है ऑब्जेक्ट का, आपको ऑब्जेक्ट का कॉन्ट्रावेंशन लिखना जरूरी है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज लिखना जरूरी है। रिवोकेशन लाइसेंस के लिए INC 20 आपको मेंशन करना जरूरी है। क्लियर है आंसर? बहुत सारे बच्चों ने INC 20 मेंशन नहीं किया हुआ होगा, ठीक है? वेदर द कंपनी मे बी वाउंड अप, क्या कंपनी वाइंड अप हो सकती है? तो ऑफकोर्स हो सकती है। नीचे, वेदर स्टेट क्रिकेट क्लब कैन बी मर्ज्ड विथ मेसर स्कूल नेट प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग। नहीं, नॉर्मली आपका सेक्शन 8 कंपनी सिमिलर ऑब्जेक्ट के या थोड़ा बहुत लैटरल ऑब्जेक्ट के सेक्शन 8 कंपनी के साथ ही मर्ज हो सकता है। दूसरा मैंने आपको सवाल दिया था, कौन सा वाला? 2.11, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वाला। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स intend to form a club, namely Budding Pilots Flying Club, as limited liability company to impart the classroom teaching and aircraft fight training to the trainee pilots. It was decided to form a limited liability company for a charitable purpose under Section 8 of the Companies Act 2013. For the period of 10 years and thereafter, the club will be dissolved and a surplus of the assets over the liabilities, if any, will be distributed among members as usual procedure allowed under the Companies Act. तो मुझे एक बात बताओ, क्या सरप्लस एसेट डिवाइड कर सकते हैं? जोर से बोलो। ये तो फिर ऐसा हो गया कि तुमने प्रॉफिट जमा कर करके एसेट बना दी और एंड में एसेट ही डिवाइड कर दी तो इट इज एज गुड एज डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, है ना? सो ये अलाउ किया जाएगा क्या? बोले एक बार नहीं, तो दिस इज नॉट अलाउड। अब इसमें आपको क्या लिखना है? 3 मेन ऑब्जेक्ट लिखने हैं, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में 3 मेन ऑब्जेक्ट देखे, है ना? और उसके बाद में आपने स्ट्रेट अवे लिखना है कि इन द गिवन केस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अलाउड, सो द असेट्स अर्न्ड आउट ऑफ प्रॉफिट cannot also be distributed. The same asset shall be used only for charitable purpose. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये दोनों चीज आप एज अ लॉजिक आंसर लिखो तो आपका आंसर करेक्ट आने के चांसेस है। बाकी होमवर्क समझ में आया सबको? हाँ है ना? बाकी आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एज सच, ठीक है? चल आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा बड़े अच्छे तरीके से। कल हमने सेक्शन 8 कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज एक बार टैली लिस्ट बना लेते हैं कि फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन के कितने सेक्शन हुए और कितने बाकी है, कितने कंसेप्ट बाकी है। और आज आपका फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन एनीवेज खत्म हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड के ऊपर पूरे अच्छे तरीके से। लेट्स गो। 1 मिनट, शेव एज करना है ना मेरे को, शेव एज जाते वक्त करूंगा। ओके ओके, एक बार मुझे सभी के सभी सेक्शंस बोलिए जो जो हमने अभी तक पढ़े हैं। सेक्शन नंबर 3 किसका है? बोले एक बार, जो फॉर्मेशन। 3A मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, 4 MOA, 5 AOA, 6 Act to Override, 7 Incorporation, 8 NPO, 9 Effect of Registration, 10 Effect of MOA, AOA, 10A Commencement of Business, 11 नहीं है, 12 Registered Office, 13 Amendment of MOA, 14 Amendment of AOA, 15 All copies, amendment copies, 16 name, 17 investigation, 18 conversion, 19 subsidiary shall not hold shares in holding company, 20 service, 21 authentication, 22 bill of exchange and promissory note. Additionally हमने 61 देख लिया, किसका है? बोले एक बार, अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। 96 देखा है, AGM, 100 EGM, एक दिन 14 फरवरी, किसी के लिए ऑर्डिनरी, किसी के लिए स्पेशल। एक सेक्शन में 2 बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। कुछ याद आया सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर ना।
नाउ इसमें से टैली कर लेते हैं कितने हमारे बाकी है। 3 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 का थोड़ा डिस्कशन बाकी है, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, कल 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है। 10 हमारा इफेक्ट ऑफ एमओए बाकी है, छोटा सा सेक्शन है। 10A हमारा बाकी है। 11 नहीं 6। 12 रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया। 13 अमेंडमेंट ऑफ एमओए हो गया। 14 बाकी है। 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 बाकी। 18 के नीचे का तो नियरली सभी बाकी है। तो नियरली आज हमको इतने सेक्शंस कवर अप करने हैं। एक बार मुझे आईएनसी बोल दीजिए। आईएनसी फॉर्म नंबर 1 एप्लीकेशन, 2 नॉमिनेशन, 3 रिटर्न कंसेंट, 4 चेंज इन नॉमिनेशन, 5 थ्रेशोल्ड, 6 कन्वर्जन, 7 इनकॉर्पोरेशन, 8 declaration of CACS CMA, 9 affidavit by subscriber and board of director, 10 declaration of board of director subscriber, 11 certificate of incorporation। अब यहां से NPO के शुरू होते हैं। 12 application for NPO, 13 MOA AOA of NPO, 14 CACS CMA का डिक्लेरेशन, 15 सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर का डिक्लेरेशन, 16 लाइसेंस बाय CG, 17 लाइसेंस बाय ROC, 18 कन्वर्जन, 19 एडवर्टीजमेंट एंड 20 रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। चलो आज हम थोड़ा सा लाइन से जाएंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है। अब फ्रैंकली अगर मैं आपको बोलूं आपके चैप्टर्स के अंदर, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए मैंने आपके बुक में अंदर सेक्शन 5 देके रखा है, पर मैं आपको ब्रीफ में बोलना चाहूंगा कि ये बेसिकली है क्या और आपने इसमें से किस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब कौन से जगह पे दिया है उसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। इट्स ऑन पेज नंबर 2.32 के ऊपर आपको दिखेगा आर्टिकल। ठीक है, अब 2.32 के ऊपर आर्टिकल दिया है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जगह पे बेसिकली 3 केसेस ही दे दिए हैं कि आर्टिकल क्या रहता है एक्सेट्रा, आर्टिकल के अंदर प्रोविजंस क्या रहते हैं एक्सेट्रा। अब मैं अगर आपको बोलूं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन 5 आपने किस नजर से देखना चाहिए, तो बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 5 आज तक क्वेश्चन खोल के देख लीजिएगा। सेक्शन 5 से रिगार्डिंग एक और सेक्शन है, सेक्शन नंबर 14 जो है अमेंडमेंट ऑफ एओए। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सेक्शन 5 के ऊपर आज तक नॉर्मली कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछा गया है। थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा उधर से, ऊपर से नीचे से, ऐसे घूम घूम के सवाल पूछा है। ऐसे कोर सेक्शन 5 के ऊपर आज तक कोई सवाल नहीं आया है, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये कोर डिस्कशन का मैटर हो ही नहीं सकता। क्यों? व्हाई सो? आर्टिकल्स मतलब रीति रिवाज। क्या हर एक फैमिली के रीति रिवाज सेम होते हैं क्या? तो क्या हर एक कंपनी का आर्टिकल सेम रहेगा क्या? तो जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के सभी प्रोविजन अलग अलग कंपनीज के अलग अलग हो सकते हैं, तो आपको पूछेंगे क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट्स व्हाई कोर सेक्शन 5 के ऊपर ऐसे बुल्स आए करके कोई सवाल नहीं आया। हाँ, पर थोड़ा सा इधर से घुस के, थोड़ा सा इधर से घुस के, ऐसे सवाल जरूर आए हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, इसलिए देखो आपके भी बुक में मेन जो प्रोविजन है वो हमने केस लॉ के डाले और नीचे सेक्शन 5 का डिस्कशन डाला हुआ है, पर मैं खुद मेंशन आपको करना चाहूंगा कोई काम का नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो पढ़ लोगे तो आपको आर्टिकल का आंसर आ ही जाएगा। और वो इतनी वेरिएबल चीज है, मतलब फ्रैंकली बोलो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर इंस्टीट्यूट को कभी तुम्हें धोना है पकड़ पकड़ के, जो हर बार करते हैं पर इस बार थोड़ा सा ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर लगा के, सो इंस्टीट्यूट को कभी तुम्हें अगर धोना है बहुत अच्छे से, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर वो सवाल पूछ लेंगे, क्योंकि उसका आंसर ही वेरिएबल रहेगा। जिसका आंसर ही वेरिएबल, उसमें तुम क्या लिखोगे? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, सो आई रिकमेंड यू रीडिंग दिस वन टाइम ओनली, क्योंकि आता नहीं है इसलिए भी एक टाइम पढ़ना है, और आ गया इसलिए कुछ लिख नहीं सकते इसलिए भी एक ही बार पढ़ना है। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो। अगर तुम्हें सेक्शन 5 के ऊपर कोर सवाल आया, स्टेप नंबर 1, फाइंड अनदर क्वेश्चन। समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि तुम इसमें कुछ भी लिख लो, तुम्हें एब्सोल्यूट 4 आउट ऑफ 4 या 6 आउट ऑफ 6 नहीं मिलने वाले, मिल ही नहीं सकते। मैं खुद लिखूं तो भी नहीं मिल सकते, क्योंकि इट इज ए वेरिएबल थिंग। जो चीज ही वेरिएबल, उसमें क्या लिखेंगे अपन? क्लियर है? और इंस्टीट्यूट ने उसके लिए कोई मेन मॉड्यूल का कंटेंट ड्राफ्ट करके रखा होगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा?
कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो इफ देर इज अ कोर क्वेश्चन ऑन सेक्शन 5, स्टेप 1 फाइंड अनदर क्वेश्चन, स्टेप 2 सॉल्व दैट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। पर अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अपन कोर में पढ़ेंगे क्यों कैसे, ये भी आपको समझ में आएगा। क्लियर है? रहा फ्रॉम क्रॉस रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैंने बोला ना आजू बाजू से सवाल पूछते इधर उधर से घुस के, समझ में आ रहा है? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्रॉस रेफरेंस के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर क्रॉस रेफरेंस मतलब तुमको सवाल किसी एक मेन सेक्शन के ऊपर रहेगा। जैसे तुमको सवाल हो सकता है किसी प्रोसेस शेयर कैपिटल के ऊपर, और उसमें थोड़ा सा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में खादी पिन मार के वापस निकल जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? और अगेन अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉस रेफरेंस। अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो भाई साहब VVIMP, ये तुम्हारी जान कभी छोड़ेगा नहीं, ठीक है? क्योंकि इसके लिए अपने को एक 20 बार सेंटेंस लिखने का है। अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, ये मैं लिखवाऊंगा सही समय आने तक के, ठीक है? पर फिलहाल के लिए ये चीज को आपने याद रखना है। कंसेप्ट समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सर ना। तो मैं सेक्शन पढ़ा दूंगा, पर मुझे खुद को मालूम है कि इसको पढ़ा के कोई फायदा नहीं है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सर ना। बट ठीक है, फॉर दैट मैटर। अच्छा, ऊपर के 3 केसेस दिए हैं, इनको थोड़ा होल्ड पे डालिए, क्योंकि हम डॉक्ट्रिन ऑफ वेंडर मैनेजमेंट कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ेंगे तो वो 3 केस लॉज कवर होंगे। फिलहाल आप नीचे आ जाइए, और नीचे ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में से मैं कुछ चीजें मार्क करके देता हूं, वो थोड़ी सी आपने मार्क कर लेनी है, एग्जाम में आया तो वही लिखनी है, ठीक है? पहला, इट कंटेन्स रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, पूरी दुनिया को मालूम है। सच अ मैटर इज प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स, मतलब तुम देखो उसका आंसर भी क्या है। इंक्लूजन ऑफ मैटर बोला इज प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। क्यों पढ़ रहे हम जीवन में इसको? ये तुम्हारे जैसे आंसर देने लग गए हैं, जब इनको आंसर नहीं आता एज प्रिस्क्राइब। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? नीचे, कंपनी शॉल ऑल्सो इंक्लूड एडिशनल मैटर इन द आर्टिकल एज मे बी कंसिडरिंग नेसेसरी। तुम्हारे जैसे आंसर दे रहे, उनको नहीं आता, एज द थिंग्स एज मे बी रिक्वायर्ड नेसेसरी। हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार, तुमसे ही सीखे। किसी एक आधे स्टूडेंट ने ड्राफ्ट किया हुआ लग रहा है मेरे को ये, ठीक है? नीचे, व्हाट इज एंट्रेंचमेंट? हैव यू हर्ड ऑफ एंट्रेंचमेंट? यूजुअली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बी अल्टर्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्टार मार्क कीजिएगा, साइड में लिखिएगा सेक्शन नंबर 14। बट द एंट्रेंचमेंट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू चेंज इट। सो एंट्रेंचमेंट मीन्स मेकिंग समथिंग मोर प्रोटेक्टिव। एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? समथिंग केवल एक बार उसे मोर प्रोटेक्टिव, ज्यादा प्रोटेक्टिव अगर आपको कुछ बनाना है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक बार उसे एंट्रेंचमेंट, ठीक है? मतलब ज्यादा और ज्यादा रिजिड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा, ठीक है, फेविकॉल का मजबूत जोड़। कंटेन द प्रोविजंस ऑफ एंट्रेंचमेंट, आर्टिकल में कंटेन द प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट टू प्रोटेक्ट समथिंग टू इफेक्ट द स्पेसिफाइड प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स। समझो तुमको किसी चीज को बहुत तगड़े लेवल पे प्रोटेक्ट करना है, लेट्स से तुम्हें प्रोटेक्ट करना है कंपनी के कैश को, ठीक है? कंपनी में जो कैश है उसको प्रोटेक्ट करना है, तो तुम आर्टिकल में दे दनादन रूल डाल सकते हो कि कैश को कोई हाथ नहीं लगाएगा, डायरेक्टर भी नहीं लगाएगा एक्सेप्ट कैशियर, सिर्फ कैशियर ही कैश को हाथ लगाएगा। कैशियर के सिग्नेचर के सिवा कैश कहीं जा नहीं सकता। कैशियर के अप्रूवल के सिवा डायरेक्टर क्या, इवन कंपनी भी कैश को यूज नहीं कर सकती। कैश लाएगा ले जाएगा सिर्फ कैशियर ही। कैशियर के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। कैशियर की सैलरी इतनी होनी चाहिए। कैशियर ने कभी एम्बेजलमेंट किया तो उसका घर बार संसार बेच देंगे। दीज आर ऑल यू रिस्ट्रिक्टिंग द प्रोविजंस। ऐसा आप हर किसी चीज के लिए कर सकते हो। यू थिंक दैट कंपनी के असेट्स बहुत खतरनाक लेवल पे मेंटेन होनी चाहिए, डालो कि भैया असेट का मेंटेनेंस के लिए एक स्पेसिफिक टीम लगाई जाए। वो टीम हर महीने में असेट का पूरा ड्यू डिलिजेंस करेगी। असेट के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको हर महीने में मिटाया जाएगा। असेट का एप्रिसिएशन एवरी ईयर चेक किया जाएगा। असेट का डिप्रिसिएशन एवरी ईयर चेक किया जाएगा। असेट का मार्क टू मार्केट मार्जिन करना जरूरी है। ऐसे तुम हर एक चीज के लिए एंट्रेंचमेंट मतलब और प्रोविजन लगा के उसको रिजिड कर दो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। नीचे, manner of inclusion of entrenchment provision, the provision of entrenchment shall only be made either on a formation of the company or the amendment of the article agreed by all the members of the company। मतलब फॉर्मेशन पे आप बनाओ या अमेंडमेंट करके स्पेशल रेजोल्यूशन से आप एंट्रेंचमेंट डाल सकते हो। नोटिस ऑफ रजिस्टर टू एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, व्हेन द आर्टिकल कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट वेदर मेड एट द फॉर्मेशन द कंपनी शॉल गिव नोटिस टू आरओसी। एनीवेज आर्टिकल अमेंडमेंट के लिए आपको आरओसी को नोटिस देना है, एंट्रेंचमेंट हो या ना हो। तो आप साइड में लिख के रखे, फॉर any amendment of article of association, the notice
be given to ROC. The notice shall be given to किसको बोले एक बार उसे ROC. Entrenchment हो या ना हो. Now forms of articles वो दिए हैं F, G, H, I, J टेबल तक के. A company may adopt all or any of the regulation contained in the model article of association. Model article of association में आपको मेंशन करूंगा. Company register after the commencement of this act. इसको आप काट दीजिए. ट्रांजिशन प्रोविजन है, कोई काम का नहीं है. सेक्शन अप्लाई टू रजिस्टर्ड अंडर द प्रीवियस कंपनी लॉ ऑल्सो. सेक्शन प्रीवियस कंपनी लॉ में जो कंपनीज बनी है उनको अप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसको भी काट दीजिए. दोनों ट्रांजिशन प्रोविजन है, बस इतना कंटेंट ही आपको याद रखना है. ठीक है, यहां तक आइडिया क्लियर हुआ सबका? जोर से बोलो सर. नो, तो ये आपका कौन सा सेक्शन कंप्लीट हुआ? बोले एक बार से 5. जोर से बोलो कौन सा? 5. अब हम जा रहे हैं 14 पे. 14 का है अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. अब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा क्योंकि मैं 14 और 18 दोनों प्रोविजन एक साथ ले रहा हूं. कौन कौन सा बोले एक बार सब जन बोलो? 14 एंड 18. पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा. ठीक है, प्लीज फोकस. ओके, बहुत अच्छे से ध्यान देना. मुंडे उंडे झटको, स्ट्रेट बैठो. सीरियस वाला डिस्कशन है. ओके, लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है? कमेंट करके बोल दीजिएगा. क्लास की टाइमिंग क्या चेंज कर दी है? बच्चे गायब हो गए जीवन में. ओके, लेट्स गो. अल्टरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट. मुझे बताओ कंपनी में कितने कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स है? 2. पहला कौन सा है? एमओए. दूसरा कौन सा है? एओ. एमओए का अमेंडमेंट हमने ऑलरेडी कौन सेक्शन में देख लिया? 13. नाउ हम अमेंडमेंट का देख रहे हैं? बोले एक बार उसे एओए. एओए का अमेंडमेंट कौन से सेक्शन में है? बोले एक बार उसे 14. जोर से बोलो कौन से सेक्शन में है? 14. नाउ 14 में अमेंडमेंट ऑफ एओए है, और अमेंडमेंट ऑफ एओई के लिए आपको जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है? स्पेशल. ठीक है, जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल. पर अब बहुत अच्छे से ध्यान देना. जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन सेक्शन 14 में आप 2 तरीके से यूज कर सकते हो. पहला, अगर आप कोई रेगुलर अमेंडमेंट कर रहे हो, थोड़ा समझिएगा, टेक्निकल है. जैसे आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट रेट या डिविडेंड रेट समझो 7% है, आर्टिकल में लिखा है, वो आप बढ़ा के 12% करना चाहते हो. देयर इज अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जीएमएसआर. कॉल्स ऑन शेयर्स आप करना चाहते हो, और कॉल ऑन शेयर्स के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन इंसर्ट करना चाहते हो कि सेम क्लास के शेयर होल्डर सेम डेट पे सेम टाइप से अमाउंट पे करे. एंट्रेंचमेंट और रेस्ट्रिक्शन कि बैंक में ही पे करे. एंट्रेंचमेंट और रेस्ट्रिक्शन कि बैंक में स्पेसिफिक अकाउंट में ही पे करे. एंट्रेंचमेंट और रेस्ट्रिक्शन कि भैया पैसा डिपॉजिट होने के बाद में वो स्पेसिफिक चीज के लिए यूज होगा. एंट्रेंचमेंट और रेस्ट्रिक्शन. तो आप रेस्ट्रिक्शंस डालना चाहते हो कॉल्स ऑन शेयर्स पे कि भैया अगर लेट कॉल पे किया तो उसके ऊपर आपको 6% 12% इंटरेस्ट लगेगा. समझ में आ रहा है? एंट्रेंचमेंट और रेस्ट्रिक्शन. तो ये अमेंडमेंट करने के लिए भी जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन है? स्पेशल. ये तो नॉर्मल अमेंडमेंट हुए. जैसे बोर्ड, और भी एग्जांपल में दे सकता हूं. फॉर एग्जांपल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अभी आपके टोटल है 10, आपको लेके जाने हैं 14 पे. जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. हाँ, ये मैं लिमिट बढ़ा रहा हूं. अपॉइंटमेंट के लिए रेजोल्यूशन अलग, ये सब मैं लिमिट बढ़ा रहा हूं कि 10 थे, 10 से मैं कहां तक लेके जा रहा हूं? बोले एक बार उसे 14. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर. नो. उसके बाद में दूसरा कि भैया अगर आपके कंपनी में शेयर कैपिटल, आपको ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाना है, इसे तो मेमोरेंडम में भी चेंज होगा, आर्टिकल में भी चेंज होगा. ठीक है, कॉल इन एडवांस आपके कंपनी में है, कॉल इन का बोले एक बार से एडवांस, या आपके कंपनी में है, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है. तो ये कोई भी आपके डे टू डे रेगुलर वाली चीजों का आपको बढ़ाना है, तो आर्टिकल अमेंडमेंट, जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल. आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? पर इसी स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू आपको जनरल मीटिंग के रेजोल्यूशन के थ्रू ही कन्वर्जन भी करना होता है. क्या करना होता है? बोले एक बार उसे कन्वर्ट. जोर से बोलो क्या करना होता है? कन्वर्ट. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? कन्वर्जन मतलब काय में? तो भाई साहब, पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी. डबल डबल क्यों लिखे अपन? ऐसा करते ना, ऐसा वाला एरो, ऐसा वाला एरो. फिर उसके बाद में ओपीसी टू प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी टू ओपीसी, और तीसरा वाला ओपीसी टू पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी टू ओपीसी. हालांकि पब्लिक कंपनी टू ओपीसी बहुत रेयर है, बहुत मतलब भयंकर है. एक आधी लिस्टेड कंपनी है, समझो अदानी,
अभी तदनादन शेयर गिर गया, अदानी सर के दिमाग में कोई लिस्टिंग पे ओपीसी बना पाएंगे जीवन में? नॉट प्रैक्टिकल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो लास्ट वाला एरिया बहुत रेयरली यूज होता है, क्लियर है? बट अपन ने देना जरूरी है। अब मैं तुम्हें कन्वर्जन का आंसर नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें वो टेक्निक दे रहा हूं जिससे आंसर बन सकता है, ठीक है? मैं डायरेक्ट आंसर नहीं, मैं अभी तक के तुमको बोल रहा था कि आंसर राइटिंग पॉइंट ये ऐसे 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 बना लो, कैंसल। मैं तुम्हें टेक्निक दे रहा हूं जिससे आंसर बन सकते हैं, और ये टेक्निक तुम जान लो तो 2 2 2 6 क्वेश्चन यही प्रिपेयर हो जाएंगे। टेक्निक एक ही है, प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, ओपीसी टू प्राइवेट, प्राइवेट टू ओपीसी, ओपीसी टू पब्लिक, पब्लिक टू ओपीसी, 6 के 6 क्वेश्चन यही बन जाएंगे। तुमको किधर भी कुछ भी घुमा के दे दिया तो भी तुम इसका आंसर दे सकते हो, अगर टेक्निक सीख जाओ। सिंपल मैंने कॉलम्स में क्या किया है, मैंने पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी के रिस्ट्रिक्शंस और कमांड लिख लिए है। एक बेसिक चीज को समझ जाओ, कृपया बहुत अच्छे से ध्यान दे, काफी प्रेम वाला डिस्कशन है। आप बेसिकली कन्वर्जन करते हो, मतलब क्या करते हो? चलो कंपनी का कन्वर्जन करो, प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्जन करो, मतलब क्या कर रहे हो? एक्सेस कर क्या रहे हो? मेंबर्स वगैरह इंक्रीज कर रहे हो। चलो प्राइवेट कंपनी में ऑलरेडी 10 मेंबर है, इंक्रीज करने की जरूरत है? तो मेंबर्स इंक्रीज करना तो भाई साहब टर्शरी प्रायोरिटी है जब मेंबर्स नहीं है। अगर तुम्हारी कंपनी में ऑलरेडी 50 मेंबर है, तुम क्यों इंक्रीज करोगे? तो तुम कन्वर्जन कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? तुम सिंपली कन्वर्जन का प्रूफ क्या है कि तुमने कन्वर्जन किया? सिंपली तुम 2 ही डॉक्यूमेंट अल्टर कर रहे हो, एमओए, एओए। इनके अंदर प्राइवेट कंपनी के जितने प्रोविजन लिखे हैं वो सब प्रोविजन तुम मिटा रहे हो और पब्लिक कंपनी के प्रोविजन लगा रहे हो। बस कन्वर्जन मतलब ये। और नाम के अंदर लिमिटेड, प्राइवेट, लिमिटेड वर्ड चेंज करो, इससे ज्यादा और क्या करोगे? कन्वर्जन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? तुम्हारा 18 साल की उम्र में तुम्हारा कन्वर्जन होता है, माइनर से मेजर, मतलब क्या होता है? नॉलेज तो तुमको बहुत पहले आ चुका है। तो एग्जैक्ट बर्थडे पे ऐसा है कि बर्थडे पे खड़ा रात को 12 बजे हो ऐसा सब होता है? मैं तो अभी तक सोच रहा था बच्चा बगुला लाता है, बगुला बच्चा लाता था, ऐसा होता है क्या? नॉलेज तो तुमको ऑलरेडी था, वो सिर्फ उस दिन तुम्हारे वो जो आधार कार्ड, पैन कार्ड के डेट के हिसाब से लोगों ने तुमको मेजर मानना शुरू कर दिया। इट इज डॉक्यूमेंटेड ना। आप में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी बर्थ डेट स्कूल एडमिशन के हिसाब से चेंज की होगी। बोलो हाँ या ना? स्कूल एडमिशन के लिए बर्थ डेट चेंज करते हैं ना, यस सर नो? तो अगर आपका बर्थ डेट लेट हुआ है तो आप बात मतलब इट इज ओनली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि आप मेजर हो या नहीं हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो कंपनी का कन्वर्जन भी कोई कन्वर्जन मतलब कंपनी का इंफ्रा एम्प्लॉय चेंज नहीं होते, इट इज जस्ट डॉक्यूमेंट शिफ्टिंग कि मेमोरेंडम चेंज हो गया, आर्टिकल चेंज हो गया, प्राइवेट के प्रोविजन निकाल लिए, पब्लिक के प्रोविजन ऐड कर लिए, गेम ओवर। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले यस सर नो। तो अगर यही करना है तो डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर ही देखते हैं ना, क्योंकि लिखनी भी वही है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो पहले तो समझ लो कि भैया ये 3 कंपनी के डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स क्या है, कि भैया आर्टिकल और मेमोरेंडम में क्या क्या लिखना पड़ता है। पहली बात, ओपीसी वर्ड लिखना पड़ता है, प्राइवेट वर्ड लिखना पड़ता है, पब्लिक वर्ड लिखना पड़ता है मेमोरेंडम में, तो ये नाम चेंज हो जाएगा। दिस इज योर पॉइंट नंबर 2। सर ये 2 है तो 1 क्या है? 1 जनरल मीटिंग का स्पेशल रिजोल्यूशन, कन्वर्जन के लिए लगेगा तो सही ना? तो जीएमएसआर फर्स्ट, 2 नाम चेंज करो, 3 आपकी सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी चेंज हो जाएगी, 4 एक मेंबर है ओपीसी में, प्राइवेट में 2 से 200, पब्लिक में 7 से इनफाइनाइट। तो ये इसको कैसे लिखोगे? समझो आप प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्जन करो, प्राइवेट टू कहा पब्लिक, तो आप क्या लिखोगे? पॉइंट नंबर ये हो गया, नेक्स्ट पॉइंट 4 वाला लेट्स से। तो आप क्या लिखोगे? इन द प्राइवेट कंपनी देयर वर 2 to 200 members maximum, but now the limit will change to minimum members 7, maximum there is no limit। बस आपको ये सेंटेंस में लिखना है। यही आप ओपीसी टू प्राइवेट कन्वर्ट कर रहे हो, इन द ओपीसी देयर वाज ओनली 1 member, now there will be minimum 2 members and maximum can be limited to 200। और क्या कन्वर्जन करोगे तुम? नेक्स्ट वाला 1 to 15 डायरेक्टर पहले भी थे, यहां 2 से 15 डायरेक्टर, यहां से 3 से 15 डायरेक्टर, ठीक है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? फिर नीचे मेंबर कौन बन सकता था? तो ओपीसी में सिर्फ इंडिविजुअल बन सकता था, प्राइवेट में मेंबर कोई भी बन सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिविजुअल, पब्लिक में भी मेंबर कोई भी बन सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिविजुअल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो तुमको लिखते हो ओपीसी से समझो तुम पब्लिक बना रहे हो, वैसे होता नहीं है, पर ओपीसी से पब्लिक बना रहे हो,
तो earlier in the OPC there was only individual member allowed. Now members can be any person, but board of directors should be individual. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस ना. नीचे शेयर ट्रांसफर, पहले ओपीसी में प्रोहिबिटेड है शेयर ट्रांसफर, रेस्ट्रिक्टेड भी नहीं है, प्रोहिबिटेड, कर ही नहीं सकते भाई. प्राइवेट में रेस्ट्रिक्टेड था, पब्लिक में अलाउड है. हमने रेस्ट्रिक्टेड का भी मीनिंग जाना है. रेस्ट्रिक्टेड मतलब मेंबर्स को, मेंबर्स के रिलेटिव्स को, और वो शार्क टैंक. आइडिया क्लियर है? प्राइवेट प्लेसमेंट बोलो यस सर ना. तो तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा कि अर्लियर इन द प्राइवेट कंपनी द ट्रांसफर ऑफ शेयर वाज रिस्ट्रिक्टेड टू मेंबर्स, देयर रिलेटिव्स एंड प्राइवेट प्लेसमेंट. नाउ इन अ पब्लिक कंपनी यू कैन इशू शेयर्स टू एनीवन. कंसेप्ट समझ में आया? नीचे इन्विटेशन टू पब्लिक, ओपीसी में तो हो ही नहीं सकता, डिबेंचर्स के लिए प्राइवेट में हो सकता है, पब्लिक में तो टोटली अलाउड है. नीचे लिस्टेड, ये नहीं हो सकता, ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हो सकता है, ये ऑल सिक्योरिटीज के लिए हो सकता है. ट्रेडिंग ऑब्वियसली सेम जो लिस्टिंग है उसके हिसाब से. कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी, तो भाई साहब आपके ओपीसी में बहुत लिबरल एप्लीकेबिलिटी है, यहां मॉडरेट है, यहां कॉम्प्रहेंसिव एप्लीकेबिलिटी है कि सब जगह से पब्लिक कंपनी की वाट लगेगी. अब आपको कोई भी सवाल पूछा जाए, फ्रैंकली टू टेल यू, कोई भी सवाल पूछा जाए आपका आंसर रेडी होना चाहिए. ठीक है? आपको पब्लिक टू प्राइवेट पूछा, प्राइवेट टू पब्लिक पूछा, पब्लिक टू ओपीसी पूछा, ओपीसी टू पब्लिक पूछा, आपने पॉइंट नंबर 1 लिखना है, जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन बोले एक बार, स्पेशल. पॉइंट नंबर 2 लिखना है, नाम के अंदर चेंज कर दो. पॉइंट नंबर 3 से शुरू हो जाने का, पॉइंट नंबर 3 से शुरू हो जाने का कि भैया कौन सा सेक्शन लगेगा, फिर 4 में मेंबर, 5 में डायरेक्टर, 6 में कौन बन सकता है, 7 में शेयर ट्रांसफर, 8 में एम्प्लॉइज गिनेंगे, 9 में इन्विटेशन लिस्टेड. डाल दो साले को 8-10 पॉइंट. इसके बाद में भी सबसे एंड में टेक सच अ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, लास्ट वाला पॉइंट, टेक सच अ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, फाइल विद द आरओसी. आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? डाल दिया, कन्वर्जन खत्म. यही सेक्शन 18 है. हालांकि ये जो हम अभी देख रहे हैं ये सेक्शन 18 से बेटर है. ये क्या चल रहा है जीवन में? आमी जे तुमा शुद्ध जे तुमा. गया लैपटॉप, खराब हो गया मेरा. अभी मेरे को वापस 150 रुपया सेव कर करके नया लेना पड़ेगा दिन का. हे भगवान, अरे क्या चल रहा है ये? ओके, यहां तक समझ में आया बच्चों? तो अभी है नालायक, सच में जादू चल रहा है. लाइव स्ट्रीम वालों थोड़ा इधर मौनजुली का ही है, क्या की जरूरत है? मस्तरे इंजीनियर क्यों नहीं बना तू? शालो. तो एक काम करो ना, पॉइंट्स याद है क्या कि देख के लिखोगे जीवन में? जितने याद है उतना ड्रॉ करना शुरू करो. प्राइमरी तुम रुको, नहीं नहीं तुम रुको, ऊपर भी एक चार्ट था उसके छोटा सा. 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, एमओए, एओए, फिर एओए के 2 पार्ट. कुछ याद आया जीवन में? करो फिर, अगर याद होगा तो थोड़ा ट्राई करो. अभी तक लाइव गए ही नहीं क्या जीवन में? तो 2 बार लाइव गो लाइव दबा दिया जीवन में. अब वो लाइव गया है. भगवान. हाय गाइस, देश दर्शन खरे. आधा घंटा लाइव नहीं गया ये. आधा घंटा क्या, घंटा लाइव नहीं गया ये. अरे यार,
मैं वही सोचू बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे जीवन में। तो लाइव स्ट्रीम वालों, क्या बोलूं मैं तुमको अभी, 11:30 बजे क्लास शुरू हो गई थी, बट ड्यू टू टेक्निकल इशू 2 बार लाइव करने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। हाँ, आधा घंटा पहले अपकमिंग। हाँ वो ठीक है, अभी भी अपकमिंग दिखा रहा था वो। कल भी पहला शुरू करने के बाद आधा घंटा। अबे क्या चल रहा है ये। हाँ यूट्यूब लाइव ही बोल रहा है कि यूट्यूब अपने साथ धोखाधड़ी क्यों कर रहा है ये। ओके गाइस, जितने लोग लाइव ज्वाइन हुए हैं उनको मैं पहले डिक्लेरेशन दे दूं, शांति रख के थोड़ा सा समझ लो। 11:30 बजे हमने लाइव स्ट्रीम शुरू किया था यूट्यूब, कल भी सेम इशू हुआ था आई गेस, एज पर सम स्टूडेंट, अनलेस एंड अनटिल उसने नशे किए हो। सो कल हमने 11:30, मतलब आज हमने 11:30 बजे लाइव शुरू किया था, बट लाइव शुरू करने के बाद भी आधे घंटे तक के लाइव स्ट्रीम नहीं किया गया है, ठीक है। मतलब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, फ्रैंकली मैं आ गया था एकदम टाइम से, बीवी को छोड़ के आया था, ठीक है। तो मैं 11:30 बजे क्लास शुरू किया था, बट ठीक है डोंट वरी, लेक्चर एनीवेज हमको रिपीट अपलोड करना ही पड़ेगा। तो मैं वापस 4 बजे ये लेक्चर अगेन सेम लेक्चर रीप्ले कर दूंगा, जिनका पहला हाफ आवर मिस हुआ है, ठीक है, तो वो हाफ आवर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहां से एनीवेज नया सेक्शन शुरू होने वाला है। मैंने अभी जो सेक्शन कवर किया है वो है कन्वर्जन ऑफ कंपनी, ठीक है, दैट इज सेक्शन नंबर 18। साथ में हमने 5 और 14 जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के सेक्शन है उसको कमांड किया है। तो ये हाफ आवर कृपया आप 4 बजे के आसपास देख लीजिए, लेक्चर पूरा का पूरा वापस अपलोड होगा। आई डोंट नो, ड्यू टू यूट्यूब के इशू की वजह से आई गेस ये अभी तक लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया, ठीक है। आई नो 11:30 बजे वेट कर रहे थे, हमने क्लास शुरू कर दिए थे, वी आर इन द अजम्पशन कि ये लाइव हो गया है, बट मुझे अभी वापस से नोटिफिकेशन आया कि लाइव नहीं गया है, हालांकि हमने 2 बार इसको शुरू किया है सिस्टम को। बट ठीक है फाइन, जो भी अभी से ज्वाइन हुए हो तो अभी से कंटिन्यू कर लो, ठीक है। अभी भी अपने पास समय है, 4 o'clock को वापस से आप जो फर्स्ट हाफ आवर आपका मिस हुआ है वो आप देख सकते हो। 2-3 सेक्शन ही हुए हैं, पर अब छोटे छोटे 5 और 14 तो छोटा ही था, मेन सेक्शन जो 18 कन्वर्जन का है उसका अभी हम राइटिंग कर रहे हैं, वो कृपया कर लो। मेरे इंस्ट्रक्शन क्लियर है, कृपया कमेंट करके मुझे बता दीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सो मैंने आपको चार्ट दिया था, बोलो हाँ है ना, दिस वन। लाइव स्ट्रीम वाले कमेंट कर दीजिए कि आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर है या नहीं है गाइस, ठीक है। ये चार्ट फिलहाल लिखना शुरू कर दीजिए, तो यहाँ से आप थोड़ा सा रेगुलेशन में आओगे, बचा हुआ हाफ आवर आपको देखने को मिलेगा। 4 o'clock को हम सेम लेक्चर वापस अपलोड कर देंगे, तो आपका जो फर्स्ट हाफ आवर मिस हुआ है वो भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले हाफ आवर में डिस्कस किए हैं, जब आप 4 बजे लाइव लेक्चर देखोगे तो उसमें आपको डिस्कशन भी दिखेगा बच्चों। डेली क्लास का टाइम अभी तक 4 बजे था, बट अभी हम उसको शिफ्ट किए हैं 11:30 पे, ठीक है।
Sure. Done, everybody? सभी नए लेक्चर में लाइव स्ट्रीम ले रहा हूँ और लाइव स्ट्रीम में ही हो रहे हैं और सभी के सभी लेक्चर्स अमेंडेड ही हो रहे हैं। खुद ही पढ़ा रहा हूँ जीवन में, अब क्या ओल्ड लेक्चर कैसे पढ़ाऊंगा खुद? तुमको कुछ भी मतलब बेटा पलक। Done, everybody? बोलो हाँ है ना? डन एवरीबॉडी? ओके, सो यहाँ पे कन्वर्जन के लिए मैंने कंटेंट दे दिया है आपको कि भैया कन्वर्जन किस प्रकार करना चाहिए। यहाँ तक आइडिया क्लियर है? बोलो हाँ है ना? सो आपको अगर कोई भी सवाल पूछा, ओके मैं एक बार वापस से बोल दूं जो अभी अभी लाइव स्ट्रीम के लिए ज्वाइन हुए हैं, वापस से सेम लेक्चर हम 4 o'clock को अपलोड कर रहे हैं आज, ठीक है? रीजन बीइंग कि पहला हाफ आवर यूट्यूब ने पिक ही नहीं किया स्ट्रीम और हाफ आवर प्ले ही नहीं किया और हमें ऐसा लग रहा था कि प्ले हो गया करके, ठीक है? तो वापस 4 o'clock को हम इसको प्ले कर रहे हैं। दूसरी बात ये चीज कि हम 4 का टाइम जो है क्लास का, 4 से 6 का जो टाइम था वो हम शिफ्ट किया है 11:30 to 1:30 के ऊपर, ठीक है? फिलहाल ये समय चलता रहेगा क्योंकि अभी फाउंडेशन का रिजल्ट आ रहा है, इंटर के बैचेस डिक्लेयर करना है, अकॉर्डिंग टू हमको स्ट्रीमलाइन करना है, तो ये नियरली 10-12 दिन तक तो ये समय चलता रहेगा। अगर कभी होगा टाइम चेंज तो आपका ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप के अंदर नोटिफाई भी किया जाएगा, लेक्चर में भी नोटिफाई किया जाएगा। तो फिलहाल अपना समय चल रहा है 11:30 to 1:30, ठीक है? वेटिंग बेटा शिवम, वेरी सॉरी, हमारे वजह से नहीं, बेसिक यूट्यूब की वजह से हो रहा था। लाइव स्ट्रीम हमने 11:30 बजे प्रॉपरली क्लास शुरू कर दिया था, ठीक है? बट फिर भी जो आपका मिस हुआ है 4 o'clock को सेम लेक्चर अपलोड होगा प्रॉपर डॉट 4:15 को, 4:15 को, तब आप फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लेना, ठीक है? फर्स्ट हाफ आवर शब। यहां तक होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे। यहां पे हमने आपका सेक्शन नंबर 18 कंप्लीट किया है। सेक्शन 18 के लिए देखो मैंने सेम चार्ट आपके बुक में भी मेंशन करके रखा है, ठीक है? पर आपको लिखने के लिए इसलिए दिया क्योंकि आपको उसी में से आंसर राइटिंग पॉइंट्स बनाने हैं, तो ये आपके बड़े काम में आएगा। सो आपके नए नोट्स के अंदर भी सेम चीज दी है और ऊपर सेक्शन 18 के लिए कन्वर्जन के लिए जो INC 6 और INC 5 डिस्कस हो रहे थे ओपीसी के, याद है सबको? बोलो हाँ या ना? वो भी वहां पे दिए है। अच्छा, मैंने आपको सबसे आखिरी में बोला था कि आपको सेक्शन 18 में कन्वर्जन के लिए फाइलिंग विथ आरओसी करना है, उसका भी तो कोई ई फॉर्म होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? जाओ जरा ई फॉर्म के लिस्ट में चेक कीजिए कि कोई ई फॉर्म है क्या कन्वर्जन का। कौन सा है? 27 एंड 28। 28 भी एक बार रीड कीजिए। नोटिस क्या है बोले बाजू से? ऑर्डर ऑफ कोड रिगार्डिंग क्या बोले बाजू से? कन्वर्जन। वो ऑर्डर ऑफ कोड भी कन्वर्जन का ही है कि आपको कन्वर्जन अलाउ किया गया है, दैट इज रिगार्डिंग आपको नोटिस दिया जा रहा है। तो 27 28 कन्वर्जन का है। अब मुझे एक बार थोड़े से ई फॉर्म वापस से बोल दो, ठीक है? क्योंकि हमारे बहुत सारे ई फॉर्म हुए हैं, एज गुड एज नियरली सभी खत्म हुए हैं काम के ई फॉर्म। अब जरा लाइन से आएंगे। मुझे तो INC 1 किसका है? लाइव स्ट्रीम में भी सभी कमेंट करेंगे। INC 1 किसका है? एप्लीकेशन ऑफ नेम। 2 नॉमिनेशन। 3 रिटर्न कंसेंट। 4 चेंज इन नॉमिनेशन। 5 थ्रेशोल्ड। 6 कन्वर्जन। 7 इनकॉर्पोरेशन। 8 डिक्लेरेशन बाय CACS CMA। 9 एफिडेविट। 10 मतलब डिक्लेरेशन एफिडेविट दोनों सब्सक्राइबर डायरेक्टर का। 11 12 एप्लीकेशन फॉर क्या? NPO। 13 MOA AOA। 14 डिक्लेरेशन बाय CACS CMA। 15 डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर डायरेक्टर। 16 लाइसेंस बाय CG। 17 लाइसेंस बाय ROC। 18 कन्वर्जन। 19 नोटिस ऑफ कन्वर्जन पब्लिक नोटिस एंड 20 रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। कल हमने रजिस्टर्ड ऑफिस में भी INCs देखे थे।
देखो 21 तो ठीक है, आपके सिलेबस में एज गुड एज नहीं है। 20A आपको सेक्शन 10A के साथ होगा। 22 हमने कल देखा था, सेटिंग अप ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड विद इन आरओसी शिफ्टिंग के लिए, कि विद इन आरओसी आपको शिफ्ट करना है तो आईएनसी कौन सा लगता है 22। और इंटर आरओसी शिफ्टिंग के लिए हमने देखा था आईएनसी 23। वो नहीं क्या, पहले आरओसी को फाइल करो, 30 डेज में रिप्लाई करेगा, 60 डेज में दूसरे आरओसी को, आईएनसी 23। और फिर 24 भी हमने देखा है, वॉलेंटरी नेम चेंज का एप्लीकेशन, कुछ याद आया? और वो नेम चेंज आपको कौन से इसमें मिलता है 25। वो नेम चेंज काय में मिलता है 25। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब उसके बाद 26 हमारा नहीं हुआ है, अभी हम 27 और 28 देखे। 27 कन्वर्जन, 28 का ऑर्डर ऑफ कोड, मतलब कन्वर्जन करना है 27 में और ऑर्डर ऑफ कोड का में आ रहा है बोले बाद उसे 28। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो आप देखो धीरे धीरे आईएनसी का भी पूरा लिस्ट खत्म हो रहा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस सर नो। ये आप चीज बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है? ओके, आईएनसी याद करने 2 मिनट दूं मैं आपको, 2 मिनट ले लो, सभी जितने आईएनसी मैंने बोर्ड पे लिखे वो सब याद होने चाहिए, ठीक है? फटाफट फटाफट याद कर लो। याद करने के तरीके कितने हैं? 3। पहला कौन सा? आंखें बंद करके। दूसरा रफ में लिख के देखो। तीसरा दूसरे को याद करवा दो, तो खुद को अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है? गो फॉर इट फास्ट। बहुत बढ़िया।
याद हो रहे नहीं हो रहे? Sure. Done, everybody? Sure. Done, everybody? ओके, मुझे एक बार फटाफट फटाफट वापस बोलिए, थोड़ा उल्टा जाते हैं। INC 28 नोटिस ऑफ कन्वर्जन, 27 कन्वर्जन, 26 है क्या? नहीं। 25 सर्टिफिकेट विथ न्यू नेम, 24 एप्लीकेशन फॉर न्यू नेम, उसके बाद में 21 है क्या? नहीं। 20 है? नहीं। 9, अच्छा 20 रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, 19 एडवर्टीजमेंट, 18 कन्वर्जन, 17 लाइसेंस बाय ROC, 16 लाइसेंस बाय CG, 15 डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 14 डिक्लेरेशन बाय CACS CMA, 13 MOA AOA, 12 एप्लीकेशन ऑफ NPO, 11 नहीं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर उसके पहले कि तुमको नियरली याद ही है, कंसेप्ट समझ में आया? तो इतने ही फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए। यहां आपका सेक्शन नंबर कौन सा कंप्लीट होता है बोले एक बार उसे? 18, जो किसका है बोले एक बार उसे? कन्वर्जन। 18 के बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन जो है 19। 19 मुझे आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। रेडी, लेट्स गो। सेक्शन 19 कहता है कि सब्सिडरी कंपनी ने, सेक्शन 19 says that subsidiary shall not hold shares in कौन सा कंपनी बोले एक बार उसे? होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी शॉल नॉट होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी। सुना है ये सेक्शन? बोलो हाँ या ना? सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग में शेयर होल्ड करने नहीं चाहिए। पूछो क्यों? अच्छे से पूछो क्यों। समझो A लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ B लिमिटेड, 60% होल्डिंग है, और अगर हमने अलाउ किया कि सब्सिडरी कैन ऑल्सो होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी, और सब्सिडरी ने होल्डिंग में 60% होल्ड कर लिया, कौन होल्डिंग है? समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, ये अलाउ नहीं किया, समझो 40% ही होल्ड कर रहा है। अब ठीक है, ए लिमिटेड होल्डिंग है, बी लिमिटेड सब्सिडरी, ये मान सकते, बोलो यस और नो। समझो सब्सिडरी में प्रॉफिट हुआ 100 करोड़ का, तो 40 करोड़ गए होल्डिंग कंपनी को, ये 40 में नहीं सॉरी, उसमें 60 गए होल्डिंग को,
कितने गए होल्डिंग कंपनी को? 60। ये उल्टा चक्कर घूमेगा ना, 60 होल्डिंग हो गए, पर 60 में से भी तो 40 वापस आएंगे, तो 24 और सब्सिडी के, पर 24 में से भी तो 60 होल्डिंग के है ना। अरे आया ना, क्या गलत बात बोल रहा हूं मैं? आया तो नियरली 112 118 करोड़ जाएंगे, 11.8 करोड़ इधर, पर इसमें से भी तो भैया 40% सब्सिडी के है ना, तो आएंगे 5, इसमें से भी होल्डिंग को जाएंगे ना। आप खेलते बैठो ताड़ात मायात, समझ में आ रहा है? ये कितने दिन करते बैठेंगे? अच्छा, इसके लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी नहीं है कि कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोला है कि ये कैसे खेलने का है अपने को, मेरी गो राउंड। ठीक है, इस वजह से मना कर दिया कि भैया सब्सिडरी ने होल्डिंग में शेयर होल्ड करने का नहीं। सो सब्सिडरी शॉल नॉट होल्ड शेयर्स इन द होल्डिंग कंपनी। खुद ही मना किया और थोड़े दिन बाद खुद ही एक्सेप्शन बोले, कुछ केसेस में चलेगा बोले। ये क्या लिख लिया मैंने? एक्सेप्शन। तो कुछ दिनों बाद खुद ही एक्सेप्शन बोले। क्या बोले? बोले की वजह से वो एक्सेप्शन ही है। एंड में एन दिख रहा है तुमको, बात खत्म हो गई। पहले ई, एंड में एन, एक्सेप्शन। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ। सो एंड में खुद ही एक्सेप्शन बोले, और एक्सेप्शन बोले 3। कितने एक्सेप्शन बोले? बोले एक बार से 3। एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1, एज ए ट्रस्टी, एज ए क्या बोले एक बार से? सुंदर एग्जाम्पल दूंगा, बड़े अच्छे से ध्यान देना। टाटा सन्स इज अ होल्डिंग कंपनी। टाटा ये इकलौता ऐसा कंपनी है जो मेरे को नहीं लगता अगले 500 साल तक डूबेगा। सब बना लेता है, सॉल्ट से लेकर सॉफ्टवेयर तक, और हर दिन नए एक्विजिशन करते ही जा रहा। आए दिन अभी बिस्लरी को खरीद लिया, मालूम है आपको? हाँ है ना, ऐसे किधर की कुछ, ये तो इंडिया का तुम्हें पता चला, ऐसे बाहर देशों में तो कुछ ना कुछ लेते रहता है, ऐसे छुटुक मुटुक स्टार बाजार, ये स्टारबक्स तो लेके कहां पे खा पी के डकार मार दी, समझ में भी नहीं आया। ठीक है, तो टाटा सन्स इज अ होल्डिंग कंपनी। बीच में पता है 2016 में टाटा का कैपिटल एरोजन हुआ था 25,000 करोड़ का। मतलब टाटा के शेयर्स की वैल्यू 2016 में पड़ी थी, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सभी शेयर्स की वैल्यू डाउन हुई थी 2016 में, जब वो साइरस मिस्त्री और रतन टाटा वाला सिचुएशन चल रहा था। 25,000 करोड़ से कैपिटल ड्रॉप हो गया, जैसे अभी अभी अदानी सर का नहीं हुआ अभी एकदम डन, यस ना, वैसे ही उनका हुआ था 25,000 करोड़ से। उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ा, उन्होंने कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया कि हमको दुख है वगैरह, कोई दुख नहीं है हमें, ये वापस आ जाएगा बोले, वापस बाउंस बैक, उनको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, टाटा सब कंपनीज को एक्वायर कर रहा है, टाटा को कोई एक्वायर करने आता ही नहीं है। तुम गलती से कभी टाटा सॉल्ट को एक्वायर करने चले गए तो पीछे बैकअप में इतनी कंपनीज खड़ी है, वो बोले हम ही हमारी कंपनी को एक्वायर करें, तुम काय को चाहिए? भयंकर है। सो टाटा सन्स इज अ होल्डिंग कंपनी, लेट्स से, ऑफ इट्स मैस्कॉट कंपनी। कौन सा मैस्कॉट कंपनी है टाटा का? सबसे भयंकर बड़ा तगड़ा कंपनी कौन सा? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंडिया का नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स भी यही लेता है। ठीक है, मैक्सिमम गवर्नमेंट के वेबसाइट्स, रेलवेज वगैरह के यही करता था। ठीक है, अभी तो बहुत सुधरा हुआ सर्विस है रेलवेज वगैरह का, बट मैक्सिमम टीसीएस देखता है, कई बार इन्फोसिस भी देखता है। इन्फोसिस सेकंड नंबर इन सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक है, टाटा सन्स का सब्सिडरी कंपनी है टीसीएस। अब टाटा सन्स ने टीसीएस में 60% होल्डिंग लेके रखा है। सो टाटा सन्स इज अ होल्डिंग कंपनी एंड टीसीएस इज अ सब्सिडरी। अब लेट्स से टाटा सन्स में प्राइवेटली रतन टाटा सर का, रतन टाटा सर मतलब अपने लिए आइडियलिस्टिक पर्सन। अब अपनी जिंदगी में हीरो हीरोइन को कभी नहीं माना, हीरोइन को क्या मानना है, हीरो को भी कभी नहीं माना। ठीक है, पर रतन टाटा एकदम खूंखार आदमी, अपने को बहुत पसंद है जीवन में। सो रतन टाटा का लेट्स से टाटा सन्स में प्राइवेट होल्डिंग है 20%। कितना परसेंट बोले एक बार? 20। प्राइवेट, खुद का पर्सनल होल्डिंग है। और रतन टाटा सर ने खुद ने टीसीएस डेवलप किया है। मतलब वन ऑफ द फेवरेट कंपनी ऑफ रतन टाटा सर इज, आई गेस 2 ही फेवरेट होगी, एक टीसीएस और एक टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स तो इसलिए कि भाई साहब उन्होंने उसको बहुत ऊंच नीच से उठा के फिलहाल सही जगह पे लाया है, और इतने सही जगह पे लाया है कि साला इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट का 90% शेयर, टोटल मार्केट शेयर का 33% शेयर टाटा मोटर्स लेके बैठा है।
समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। और फ्यूचर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फंडिंग फिलहाल टाटा मोटर्स के पास है। तो दो कंपनी, तो समझो टीसीएस, रतन टाटा का पर्सनल फेवरेट। अब रतन टाटा जी ने विल लिखा, हम नहीं चाहते कभी वो जाए, पर कभी अगर उन्होंने विल लिखा और विल के अंदर उन्होंने बोला, या लेट्स से विल तो छोड़ दो, रतन टाटा जी ने एक ऑर्फनेज बनाया, हालांकि वो खुद वैसे भी बहुत सारे ऑर्फनेज रन करते हैं, तो उन्होंने ऑर्फनेज बनाया और उन्होंने ये 20% जो उनका पर्सनल होल्डिंग था, 20% पर्सनल होल्डिंग था, इसका पूरा बेनिफिट ऑर्फनेज को दिया। बेनिफिशियल ओनर बनाया किसको बोले एक बार, जो ऑर्फनेज। पर ये ऑर्फनेज कोई चलाए अच्छे तरीके से, इसलिए उन्होंने टीसीएस को ट्रस्टी बनाया इस ऑर्फनेज का। क्या बनाया बोले एक बार, जो ट्रस्टी। ट्रस्टी मतलब मैनेजर, दैट टीसीएस विल मैनेजेस दिस ऑर्फनेज। और उस ऑर्फनेज में 20% जो शेयर है वो ट्रांसफर कर दिए। कितने परसेंट बेनिफिशियल ओनर शेयर ट्रांसफर कर दिए? 20%। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? एवरीबडी यस और नो? आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? ये 20% उन्होंने टीसीएस में ट्रांसफर कर दिए, ऑर्फनेज में ट्रांसफर कर दिया, उसका मैनेजमेंट दे दिया टीसीएस को। तो कैन आई से कि नाउ टीसीएस इज इनडायरेक्टली मैनेजिंग 20% शेयर्स ऑफ टाटा सन्स? This is how the subsidiary company manages the shares of holding company as a trustee. As क्या बोले जो से ट्रस्टी, कि ट्रस्ट में किसी शेयर होल्डर ने खुद के शेयर दे दिए और उसको मैनेज करने के लिए सब्सिडी को रखा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर। नो, इसी के साथ मैं एक और बोलना चाहूंगा, एज अ नॉमिनी सिमिलर है, एज अ नॉमिनी भी सिमिलर एज नॉमिनी, मतलब सेम स्ट्रक्चर में आपको बोलूंगा, उसमें एक छोटा सा चेंज करूंगा, इमीडिएटली नॉमिनी समझ में आएगा। मेन कंपनी कौन सा है सब जन बोले एक बार? टाटा सन्स। टाटा सन्स का सब्सिडरी कौन है बोले एक बार, जो टीसीएस। ठीक है, कितना परसेंट होल्डिंग है? 60%। टाटा सन्स में लेट्स से रतन टाटा सर का 20% प्राइवेट होल्डिंग है। 20% रतन टाटा सर का कैसा होल्डिंग है बोले एक बार? प्राइवेट। नाउ रतन टाटा सर ने आगे जाके विल लिखा। क्या लिखा? विल, कि मैं जब नहीं रहूंगा तो मेरी जितनी भी असेट्स है वो सभी की सभी असेट्स प्लीज ट्रांसफर कर देना टीसीएस कंपनी में, क्योंकि मेरे को टीसीएस कंपनी के साथ प्यार है। मैं चाहता हूं कि मेरा जितना भी है वो टीसीएस कंपनी के शेयर होल्डर में बांट दिया जाए। तो क्या ना ऐसे ये 20% शेयर भी टीसीएस में ट्रांसफर होंगे? बोलो हाँ या ना। तो 20% शेयर अगर टीसीएस को मिल गए तो टीसीएस बिकम 20% होल्डर इन द टाटा सन्स। दिस इज एज अ नॉमिनी, दिस इज एज अ क्या बोले एक बार से? नॉमिनी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सुन नो। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज पास्ट होल्डिंग। लास्ट वन इज कॉल्ड एज कौन सा होल्डिंग बोले एक बार? पास्ट होल्डिंग। व्हाट डू मीन बाय पास्ट होल्डिंग बच्चों? प्रीवियस होल्डिंग का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल, टाटा सन्स ने टीसीएस के अंदर होल्डिंग लिया 1 जून 2025, लेट्स से फॉर एग्जांपल है 1 जून 2025 को टाटा सन्स ने टीसीएस में होल्डिंग लिया, पर टीसीएस का टाटा सन्स का 20% होल्डिंग ये 1 सितंबर 2020 से होल्ड किया हुआ है। 1 सितंबर 2004 साल पहले से ये होल्ड करके रखा है, 5 साल पहले से। तो ऐसे सिचुएशन में ये पास्ट होल्डिंग हुआ, ये अलाउ किया जा सकता है। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो 3 तरीके से आप होल्ड कर सकते हो। पहला कौन सा? एज अ ट्रस्टी, दूसरा एज अ नॉमिनी, तीसरा एज अ पास्ट होल्डिंग। क्लियर है कंसेप्ट सबको? सर अगर ऐसा होल्डिंग है तो आपने ऊपर जो सर्कल सर्कल बनाया घुमा घुमा के प्रॉफिट इधर से उधर इधर से उधर, तो उस केस में क्या होगा? तो इस केस में डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि सब्सिडरी का प्रॉफिट सिर्फ होल्डिंग में जाएगा, वहां से वो वापस रोटेट नहीं होगा। क्लियर है? वो होल्डिंग में ही रहेगा, होल्डिंग ही उसको कंफर्म कर सकता है। क्लियर है कंसेप्ट? समझ में आए? यह है सेक्शन नंबर 19। बात को मत सिखा, पर 3 केसेस में सिखा सकते हैं। अगर आप ट्रस्टी हो, दूसरा आप नॉमिनी तो हुई तीसरा आपको परम ज्ञान है पिछले जन्म का ठीक है, तो तुम सिखा सकते हो। क्लियर है कंसेप्ट? यस सर ना? चलो मैं जाऊंगा, लिख लो इसको, गो फॉर इट फास्ट।
हो गया सबका? बहुत बढ़िया. नाउ शैल वी मूव नेक्स्ट? बोलो हाँ है ना. ओके ये हुआ सेक्शन नंबर 19. ठीक है. सब्सिडरी शॉल नॉट होल्ड शेयर्स इन कौन सा कंपनी? सब्सिडरी का, सॉरी होल्डिंग कंपनी. नाउ वी आर गोइंग फॉर द लास्ट 3 सेक्शंस जो है 20 से लेके 22. सर्विस, 21 ऑथेंटिकेशन एंड 22 बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट. सिंपल सेक्शन है, फटाफट खत्म करेंगे. ठीक है. पहला बात सेक्शन 20 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, इजी पीजी. आप आ सकते हो पेज नंबर 2.53 पे. ठीक है. आ जाइए फटाफट फटाफट. सो सेक्शन नंबर 20 इजी पीजी सेक्शन है कि अगर कोई भी पर्सन कंपनी से कम्युनिकेशन करना चाहता है या कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किसी भी पर्सन से कम्युनिकेशन करना चाहता है, किसी से भी, तो आपने कम्युनिकेशन रजिस्टर्ड ऑफिस पे करना जरूरी है. काय काय से? रजिस्टर्ड पोस्ट, पीड पोस्ट, कुलियल, डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक मोड, अदल मोड. बस यही जीवन में यही पढ़ना बाकी था कि कम्युनिकेशन कैसे करना है. उसमें तुम वैसे भी माहिर हो बोलना, बट ठीक है. एटलीस्ट यहां ये नहीं लिखा कबूतर जा जा जा. ठीक है. लेट्स गो. नेक्स्ट वाला सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार? जो है 21 जो किसका है? ऑथेंटिकेशन. सिंपली बोला गया है कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स कौन ऑथेंटिकेट करेगा, कि ऐसा कब मानेंगे कि यह कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है. तो बोला गया है एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी शॉल बी ऑथेंटिकेटेड बाय सीईओ, एमडी, मैनेजर, सीएफओ, डब्ल्यूटीडी, सीएस ऑफिसर इन प्रिस्क्राइब फॉर्म. ये लोग ऑथेंटिकेट करेंगे. एक तो ये पूरा कगार, इनको कहा जाता है केएमपी, की मैनेजरियल पर्सन. सेक्शन 2 सबसेक्शन 51. तो की मैनेजर पर्सन में से कोई भी ऑथेंटिकेट कर सकता है, या तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके किसी को ऑथोराइज कर दे कि भैया डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट कर सकते हो. जैसे ब्रांच मैनेजर, बैंक्स के ब्रांच होता है ना, तो नॉर्मली देखो बैंक का वो ब्रांच स्पेसिफिक मैनेजर ही उसके ऊपर ठप्पा लगा सकता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर. नो, दिस इज ऑथेंटिकेशन. यहां तक आइडिया क्लियर रखिएगा. लास्ट वाला सेक्शन 22 ऑथेंटिकेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट. बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट ऑथेंटिकेट करना है तो कॉमन सील चाहिए और सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज पर्सन चाहिए, अगेन एज पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड किसी को भी ऑथोराइज कर सकता है. अगर बोर्ड ने किसी को ऑथोराइज नहीं किया है तो 2 डायरेक्टर का साइन चाहिए, या तो फिर एक सीएस और एक डायरेक्टर का साइन चाहिए. क्लियर है? ये दोनों के बीच में और है. एक तो बोर्ड ने ऑथेंटिकेट किए हुए बंदे ने साइन करना है, नहीं तो 2 डायरेक्टर, या तो फिर एक सीएस एक डायरेक्टर. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना. मतलब ये तीनों की तीनों और है एक दूसरे को. आइडिया क्लियर है? बस सिंपली ये 3 सेक्शन है जो आपको सर्विस के पता होने चाहिए. मार्किंग चाहिए तो कर लो. तीनों एक बार रीड कर लो फटाफट. गो फॉर इट फास्ट. लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आ रहा है? कृपया कमेंट करके बोल दीजिएगा गाइस. और लाइव स्ट्रीम वालों को रिक्वेस्ट है कि आपके कोई फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने कल का लेक्चर आज का लेक्चर मिस किया हो, उनको ये शेयर भी कर दीजिएगा. हालांकि 4 o'clock को हम वापस से इसको अपलोड कर रहे हैं. चलो रीड करना हो गया पक्का? डन एवरीबॉडी? बोलो हाँ है ना. ओके नेक्स्ट. सो ये हो गया 20 से लेकर 22. ना मुझे एक बात बताओ, बचा कौन सा सेक्शन है? एक बार वापस से टैली कर लो. 3 हो गया है हमारा, 3A हो गया है हमारा, 4 हो गया है, 5 अभी हमने कंप्लीट किया आज, 6 एक्ट 2 ओवरराइड हो गया है. हाँ हाँ क्या साथ में नाम तो बोलो जीवन में. हाँ 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 क्या हाँ. 7 किसका है? इनकॉर्पोरेशन हुआ है. 8 एनपीओ हुआ है. 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो गया है. 10
इफेक्ट ऑफ एमओए एओए वो नहीं हुआ है, 10A भी नहीं हुआ है, 11 है ही नहीं, 12 रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया है, 13 अमेंडमेंट ऑफ एमओए, 14 तो आज हमने देखा जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन, 15 ऑल कॉपीज कल हो गया, 16 नेम हो गया, 17 हो गया, आज 18 हुआ, 19 हुआ, 20, 21, 22, 10 और 10A बाकी है, साथ में डॉक्ट्राइन्स बाकी है। क्या बाकी है बोले एक बार? डॉक्ट्राइन। तो पहले अपन 10 खत्म कर लेते हैं, फिर डॉक्ट्राइन कर लेंगे, ठीक है। तो आज आपका फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन पलटी मार के उल्टा, ठीक है। आ जाओ 10 और 10A पे। 10 तो मतलब कुछ नहीं यार, फालतू वाला सेक्शन है एक नंबर, मेन मुझे 10A है। किधर गया 10? ये 2.45 पे 10A है, आ जाइए। 10 भी है, ओके। 10A तुमको दिख रहा है, 2.46 पे आ जाओ फिर, ठीक है। आ गया सब जन? पहले 10A समझा दू। अब 10A क्या है पहले उसको थोड़ा सा समझते हैं। मैंने इसका थोड़ा सा ब्रीफ कल दिया था। मैंने आपको बोला था कंपनी जब सेटअप होती है तो कंपनी सेटअप होने के बाद में देयर आर चांसेस कि ये कंपनी हो सकता है फेक हो, देयर आर चांसेस कि ये कंपनी प्रॉफिट शफल करने के लिए बनाई हो, देयर आर चांसेस कि ये कंपनी फिजिकली एग्जिस्टिंग ही ना हो और सिर्फ पेपर पे बनी हुई हो, और उसके सर भैया प्रॉफिट इधर उधर कर रहे हो, एंट्रीज पास कर रहे हो और प्रॉफिट रिड्यूस करके टैक्स बर्डन हटा रहे हो। क्योंकि टैक्स बर्डन हट हट के 31%, कल बजट आया तुमने देखा होगा कि एक पोपलू देके छोड़ दिया, चेंज तो कुछ नहीं किया, एटीसी और एटीडी निकाल दिया और उधर 7 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट है। बोले पहले ऐसे कट रहा था वैसे कटेगा। अब बेसिकली देखा जाए तो अभी भी ऐसा कहा जाता है 15,30,000 प्लस कंपनीज में से 60-70 हजार कंपनीज नियरली फेक होगी, ज्यादा पर कम नहीं। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? 60 साल की सरकार हो गई नियरली, मतलब ऐसे नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर मैं कमेंट नहीं करता हूं क्योंकि मेरा मत एकदम बहुत सिंपल है, सभी पॉलिटिकल ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं, ठीक है। बट स्टिल 60 साल की कांग्रेस एज अ लॉ, 60 ईयर्स की कांग्रेस सरकार हो गई नियर टू, और इनके पास कंपनीज को फिजिकल वेरीफाई करने का कोई प्रोसीजर ही नहीं था। आप सोचो पर ईयर 1 लाख कंपनीज बन रही थी ओवर द पीरियड ऑफ 75 years. We have in the diamond jubilee, I guess. Over the period of 75 years, you can consider 75 lakhs average कंपनी बनी है। चलो वो तो खुदा का शुक्र है कि भाई उसमें से भाई साहब 60 लाख अपने आप निपट गई, पर वो 60 लाख भी ऐसे निपटे नहीं होगी। आप सोचो ये 60 लाख में कितनी कंपनी प्रॉफिट साइफन ऑफ करने के लिए बनाई होगी और उसको डिसॉल्व किया होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में तगड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, लेट्स से मैं एक कंपनी खड़ी कर दूंगा, उसके नाम पे बहुत सारे एक्सपेंडिचर ठोक दूंगा, वो कंपनी में इनकम दिखाऊंगा, उसके नाम पे और कहीं इधर तो भी एक्सपेंडिचर 2-3 कंपनीज में दिखा दूंगा, ना उसको प्रॉफिट ना मेरे को प्रॉफिट, सबका टैक्स गायब। और जब ये टैक्स खत्म हो जाएगा कंपनी बंद। ऐसा कितना हुआ होगा? और आपको लगता है कि भैया ये कंपनी के लिए मैं कोई फिजिकल ऑफिस रखूंगा? शुद्ध। और दूसरी बात, इससे सिर्फ ऐसा नहीं कंपनीज एक्ट के फील्ड में असर हो रहा है, इससे ऐसा हो रहा था कि दूसरे भी फील्ड्स के ऊपर असर हो रहा था। लोग फेक बैंकिंग कंपनीज तक बना रहे थे, फेक इंश्योरेंस कंपनीज तक बना रहे थे, वो भी तो कहीं रोका जाना चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं भी बोला तो भी एक अच्छी चीज की है, मतलब ये एक्सपेक्टेड प्रोविजन बहुत पहले था, पर कंपनीज एक्ट 1956 में जीवन में दिखा मेरे को। मैं 60 साल से पढ़ा रहा हूं, तो कंपनीज एक्ट 1956 से पढ़ा रहा हूं तो 60 साल हो गए ना यार, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? जो 1956 से पढ़ा रहा हूं ये तो मानते हो मैं कंपनीज एक्ट, तो हो क्या ना, समझ में आ रहा है? तो 60-70 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने नहीं देखा कभी कि भाई साहब इन्होंने कोई फिजिकल वेरिफिकेशन या टेरिटोरियल डैमेज या फेक कंपनीज के अगेंस्ट कोई प्रोविजन बनाया था। बट दिस टाइम इट इज देयर। 10 लास्ट अटेम्प्ट में आया है, ताजा ताजा कोरा करकरीत गरम गरम, ठीक है। लास्ट एग्जाम में
इतना ज्यादा इसको तवज्जो नहीं दिया गया, तो इस एग्जाम के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है कि इसको पूछा जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रोविजन है, बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब वन ऑफ द वेरी प्रैक्टिकल सेक्शन जो लेवल पे इंप्लीमेंट हो सकता है। बोले जिस दिन आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी 1 जून 2025, वहां से 180 दिन के अंदर, मतलब नियरली 6 मंथ्स नहीं बोलना, 180 दिन के अंदर ही, 6 मंथ्स जहां बोला एग्जाम में 6 मंथ्स ही याद आता है, और 6 महीने के 9 महीने बनने में समय नहीं लगता। अरे मतलब 180 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 180 दिन के अंदर सबसे पहले जितना सब्सक्राइब कैपिटल एग्री किया है वो लाया क्या? सब्सक्राइबर ने बोला कि हम 5 लाख लाएंगे, लाए क्या? सब्सक्राइबर ने बोला हम 1 करोड़ लाएंगे, लाए क्या? या तुमने सिर्फ एक कंपनी बना के छोड़ दी है? क्योंकि सब्सक्राइब कैपिटल आना इसका मतलब बंदे सीरियस है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? नहीं तो 1 करोड़ के सपने दिखाए, 5 रुपए लाए, चलेगा क्या ऐसा? नहीं। दूसरा, रजिस्टर्ड ऑफिस को फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा भाई, फिजिकल वेरिफिकेशन। और आजकल तो ऑनलाइन प्रोसेस कंडक्ट करवा रहे हो कि रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया, उसके फोटो गिटो मस्त खींचो, लोकेशन मार्क करो, वो लोकेशन भेजो कि तुम्हारा वहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, वीडियो निकालो वो भेजो, फिर वो सैंपलिंग करेंगे कि भैया ये 50 में से हम ये 10 कंपनीज का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। स्टिल गुड, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तीसरा, INC 20A फाइल करो CA CS CMA के डिक्लेरेशन के साथ में, ये बोलो कि हाँ इन्होंने लीगल कंप्लायंस कंपनी चलाने के हिसाब से सब किए हैं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए रेडी है, फिजिकल ऑफिस है, सब्सक्राइबर वगैरह भी पैसा ला चुके हैं। उसके साथ में अगर ये किसी और सेक्टर में इन्वॉल्व कंपनी है, जैसे ये बैंकिंग कंपनी है तो RBI आएगा, इंश्योरेंस कंपनी IRDA आएगा, और किसी और सेक्टर में इन्वॉल्व है, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का इस कंपनी के ऊपर नजर है, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है, जैसे टेलीकॉम कंपनी है। कितने टेलीकॉम कंपनी इंडिया में? जियो, एयरटेल, BSNL तो भगवान से भी नहीं लगता, BSNL भगवान से नहीं लगता, ये सुनो। और फिर वोडाफोन तो है या नहीं है अभी पता ही नहीं है। बोलो हाँ, आइडिया है? किसी को आइडिया नहीं है कि आइडिया है या नहीं है? आइडिया गया वोडाफोन में मर्ज हो गया, हाँ है ना। अब अगर कौन सा, अरे के मारू मैं, वोडाफोन नहीं है बोला तो VI है, बोले VI जिंदगी में। जो भी जीवन में, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है। अब ये ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर टेलीकॉम कंपनी ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेक्टोरियल अथॉरिटी है। तो भाई साहब सेक्टोरियल अथॉरिटी से भी अप्रूवल ले लो कि ये कंपनी बनी है क्या या मजाक चल रहा है जीवन में। तो सेक्टोरियल अथॉरिटी भी ओके नहीं है भाई, कोई ऐसे ही नहीं। आपको पता है डिमोनेटाइजेशन में ऐसा कहा जाता है, डिमोनेटाइजेशन के पीरियड के जस्ट 2 दिन पहले, मतलब जिन जिन लोगों को सीक्रेटली खबर आ गई थी कि लगने वाली है, उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक्स क्रिएट किए सैकड़ों से, और बराबर 1.5-2 साल बाद गायब, सब कोऑपरेटिव बैंक्स गायब, पैसा वैसा डाल। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। इसलिए कहा जाता है डिमोनेटाइजेशन अनसक्सेसफुल रहा, गुड अटेम्प्ट बट वाज अनसक्सेसफुल, क्योंकि जिनके पैसे पकड़ने की बात थी उन्होंने तो कन्वर्ट कर लिए, लगी अपनी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो ये चीज को आपने याद रखना चाहिए, दिस इज द थिंग। नीचे सो अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो सेक्टोरियल अथॉरिटी का अप्रूवल ले लो, और ये 180 डेज में करना है। कितने डेज में करना है? 180 डेज, मतलब 30 नवंबर 1 जून 2025 से 30 नवंबर 2025 तक ये होना चाहिए। अगर आपने ये नहीं किया तो कंपनी को पेनल्टी अप टू 50,000 है, रिमूवल ऑफ नेम, स्ट्रेट अवे रिमूवल ऑफ नेम, मतलब आपका कंपनी हो जाएगा डिसॉल्व, डेथ, वापस नहीं बनेगा। ऑफिसर को 1,000 पर डे से लेके 1 लाख मैक्सिमम तक का पेनल्टी बन सकता है। ये है सेक्शन 10, ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आइडिया क्लियर है? मार्किंग क्या है कर लो, थ्योरी पढ़ना है एक बार रीड कर लो, गो फॉर इट फास्ट। समझ में आया सबको? फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। CA फाइनल का अमेंडमेंट कब आएगा? जिंदगी में अमेंडमेंट के डेट्स फिक्स है, 10 सितंबर 10 मार्च, ठीक है।
ओके, सो ये था सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार से 10। ये यहां तक आइडिया क्लियर है बच्चों? चलो 10 हो गया, 10 हो गया। नाउ 10 सेक्शन नंबर 10 बोलता है कि मेंबर का डायरेक्टर से, डायरेक्टर का क्रेडिटर से, क्रेडिटर का मेंबर से, सबका एक दूसरे से एक ही रिश्ता होता है, प्यार का रिश्ता। वो रिश्ता बनाता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओम फट। ये छोड़ के इस सेक्शन में कुछ नहीं है, कभी पूछा नहीं गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 लाइन का सेक्शन है वो, 4 लाइन का। समझ में आया पक्का? हाँ है ना? तो यहां आपका सेक्शन नंबर 10 भी होता है खत्म। अब हम एक बहुत खूंखार चीज के ऊपर जा रहे हैं। कौन सी बोले एक बार? डॉक्ट्राइन। ये तुमको फाउंडेशन में भी थी, मैंने सुना है। थी या नहीं थी? बोलो हाँ या ना। तुमने फाउंडेशन में भी ये चीज देखी है, मैंने सुना है ऐसा। क्या मैं गलत हूं या सही हूं? ओके, आ जाइए। एक केस हुआ था, केस का नाम था एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची। वर्सेस कौन बोले एक बार? रिची। केस में कुछ ऐसा हुआ था, देयर वाज अ रेलवे कंपनी। इस रेलवे कंपनी को ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ था कि रेलवे वैगॉन्स मैन्युफैक्चर करना। रेलवे कंपनी को रेलवे वैगॉन्स मैन्युफैक्चर करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी। रिची नाम का एक बंदा टेक्नीशियन इनके पास आया। वो बोला तुम मेरे को फाइनेंस दो, मैं भी वैगॉन्स मैन्युफैक्चर करता हूं, मैं भी वैगॉन्स सेल करता हूं, तो मुझे फाइनेंस दो, फाइनेंस के ऊपर मैं तुमको रिटर्न दूंगा। तो ऐश्वर्य रेलवे कैरेज कंपनी खुद वैगॉन बना रही है और रिची को उसने फाइनेंस दिया। रिची को उसने क्या दिया? फाइनेंस। कि भाई साहब तू भी फाइनेंस ले और तू भी वैगॉन्स बना। कुछ दिनों बाद जब कंपनी के डायरेक्टर और बाकी डायरेक्टर्स को समझ में आया, मेंबर्स को, तो उन्होंने बोला कि ये तो गलत ट्रांजैक्शन है, क्योंकि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा है? वैगॉन्स बनाना। कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में फाइनेंस करना नहीं लिखा है। तो कंपनी ने रिची को बोला है, रिची यो जो तुझे फाइनेंस दिया वॉइड है, पूरा पैसा वापस कर, और साथ में जो प्रॉफिट वॉफिट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंटरेस्ट है वो भी वापस चाहिए। रिची बोले ऐसे कैसे वापस कर? ये एग्रीमेंट क्या है? बकायदा एग्रीमेंट में लिखा है तुम्हारा मेन ऑब्जेक्ट वैगॉन्स बनाना है, मेरा मेन ऑब्जेक्ट वैगॉन्स बनाना है। दोनों का जब मेन ऑब्जेक्ट वैगॉन्स बनाना है तो मैं फाइनेंस क्यों नहीं ले सकता? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोले रिची, हे रिची, हमारा मेन ऑब्जेक्ट वैगॉन बनाना है, पर हमारा मेन ऑब्जेक्ट फाइनेंस नहीं है ना। हम वैगॉन बना रहे हैं पर हम तुझे फाइनेंस कर रहे हैं। फाइनेंस इज नॉट अवर मेन ऑब्जेक्ट, इसलिए फाइनेंस गलत है। रिची बेटा पैसे दे। रिची बोले अरे पर तुम्हारा मेन ऑब्जेक्ट जब फाइनेंस नहीं है तो तुमने मुझे फाइनेंस किया भी तो वो सेम ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है ना। बोले रिची तुझे हम कैसे समझाए जीवन में? एक बात समझ, हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है? वैगॉन। हमने तेरे को क्या दिया है? फाइनेंस। अगर हम तुझे फाइनेंस दे सकते हैं तो हम फ्रूट वाले को भी फाइनेंस दे सकते हैं, हम बाल्टी वाले को भी फाइनेंस दे सकते हैं, हम दारू वाले को भी, साइकिल वाले को भी फाइनेंस, हम किसी को भी फाइनेंस दे सकते हैं, पर फाइनेंस देना ही तो अलाउड नहीं है, मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखा है। रिची बोले वो मेरे को नहीं मालूम, मेरे पास एग्रीमेंट है। अच्छा तो तू एग्रीमेंट की बात निकाल रहा है? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आर पब्लिक डॉक्यूमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड मेमोरेंडम आर्टिकल के खिलाफ कोई भी थर्ड पार्टी अगर काम कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अच्छा ऐसा भी है क्या? बोलो हाँ है ना। सो व्हाट एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेस रिची टोल्ड? दे टोल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक बार सब साथ में रीड करेंगे, 1 2 3 बोलो क्या है? Every third person dealing with a company shall have knowledge of MOA, YOA of the company, because MOA, YOA are public documents. And doctrine of constructive notice, any activity or a contract beyond the objects of the company is void ab initio. Third party dealing in the above cannot claim any compensation. Are you understanding? जोर से बोलो yes or no. तो ये दोनों केसेस, ये दोनों डॉक्ट्राइन किसके फेवर में? कंपनी के फेवर में या थर्ड पार्टी के? तो ये दोनों डॉक्ट्राइन्स भाई साहब कंपनी के फेवर में। किसके फेवर में? कंपनी। पर बाद में एक और केस हुआ, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन्ड। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन्ड। टर्कॉन्ड नाम का एक बंदा था। अब इसमें
थोड़ा सा एब्रप्टनेस है। कुछ जगह पे ऐसा लिखा है कि रॉयल ब्रिटिश बैंक ने टर्कॉन को बॉन्ड्स बेचे, कुछ जगह पे लिखा है टर्कॉन ने रॉयल ब्रिटिश बैंक को बॉन्ड बेचे। ठीक है, तो आपको दो चार जगह पे अलग अलग कंफ्यूजन दिखेगा, पर डिसीजन सेम है। ठीक है, मैं जो ले रहा हूं वो ओरिजिनल केस ले रहा हूं, यहां क्या लिखा है वो मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, मैं वो केस ले रहा हूं जो ओरिजिनल है। प्रॉब केस क्या हुआ था, टर्कॉन ने रॉयल ब्रिटिश बैंक को बॉन्ड्स बेचे, टर्कॉन ने रॉयल ब्रिटिश बैंक को क्या बेचे, बॉन्ड, पर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा था, काय में लिखा था बोले एक बार, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो कंपनी के आर्टिकल में लिखा था कि कंपनी जो बॉन्ड परचेज करेगी तो कंपनी को बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। बोर्ड का कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, ऑर्डिनरी। तो टर्कॉन गया बैंक के पास, बोले मेरे को बॉन्ड बेचने हैं, बोले मेरे को क्या बेचने हैं, बॉन्ड। तो इधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आर्टिकल दे दिया टर्कॉन के हाथ में, ये पढ़ लिया, टर्कॉन देखा, अच्छा बोर्ड का ऑर्डिनरी सोल्यूशन, हाँ ठीक है तो पास करके दे दो जी, मैं बॉन्ड बेच दूंगा। तो एक जो डायरेक्टर था जिसको ये बॉन्ड परचेज करने की बहुत जल्दी थी, जिसको इसके ऊपर टर्कॉन से कमीशन मिल सकता था, वो अंदर गया, क्या किया क्या मालूम, बोर्ड के रेजोल्यूशन का ठप्पा वप्पा लेके वापस आए, देखो बोले रेजोल्यूशन पास हो गया, बॉन्ड्स दो, और टर्कॉन को बड़ा सारा पेमेंट भी कर दिया अगेंस्ट द बॉन्ड, और हो सकता है टर्कॉन से कमीशन लिया, ये फैक्ट में कहीं मेंशन नहीं थे किया था क्योंकि अंडर टेबल, ठीक है, तो कहीं मेंशन नहीं किया, तो हो सकता है टर्कॉन से कमीशन लिया, और इसने स्टैम्प मारा हुआ दे दिया कि रेजोल्यूशन पास हुआ, टर्कॉन बॉन्ड बेच दिया, टर्कॉन खुश। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने टर्कॉन को बुलाया, बोले इधर, ये बोले तेरे को दिखता नहीं क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है फॉर सेलिंग ऑफ द बॉन्ड्स। टर्कॉन बोलता है माना है मैंने, देखा है मैंने कि वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोर्ड वगैरह का लगता है, आई नो टोटली एग्री। तो बोले हमने तो बोर्ड का रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया, हमने बोर्ड का रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया, तो तेरे को जो बॉन्ड हमने तेरे जो बॉन्ड खरीदे हैं दैट इज वॉइड, ये तेरे बॉन्ड ले और हमारा पैसा दे। टर्कॉन बोलता है पर मेरे पास ये पर्ची है, इसके ऊपर स्टैंप है कि बोर्ड का रेजोल्यूशन पास हुआ है, ऊपर से साइन है कि बोर्ड का रेजोल्यूशन पास हुआ है, मेरे को मालूम है। दूसरे डायरेक्टर बोलता है अप्रैल फूल, हमने तेरे को सिर्फ पर्ची दिया पर अंदर रेजोल्यूशन दरवाजे के अंदर पास किया ही नहीं, तूने अंदर आके चेक करना चाहिए था कि अंदर रेजोल्यूशन पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। टर्कॉन बोलता है अब मेरे जीवन में यही काम बचा कि लोगों के दरवाजे खोल खोल के देखो कि अंदर क्या चल रहा है, मैं क्यों देखूं तुम्हारे दरवाजे खोल के अंदर क्या चल रहा है, और अंदर देखने के बाद मेरा मूड हो गया तो मतलब रिजोल्यूशन में बैठने का, समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, मैं क्यों देखूं कि तुम्हारे दरवाजे में क्या चल रहा है। तो कंपनी बोले नहीं ऐसा नहीं, आर्टिकल में लिखा है बोर्ड का रेजोल्यूशन मानना पड़ेगा, ठीक है। तो बोले मान तो रहा हूं, पर्ची तो है मेरे हाथ में, अरे पर अंदर से तो पास हुआ ही नहीं ना, वो तुम्हारा प्रॉब्लम, दरवाजे के अंदर जाके कुड्डी लगा के तुम क्या करते हो, वो प्रॉब्लम किसका, तुम्हारा। मुझे एज अ थर्ड पार्टी दिख रहा है रेजोल्यूशन पास हुआ है, मैं मानूंगा पास हुआ है, वो तुम्हारा इशू, कुंडी लगा लो सैया, अंदर जन्नत देखो या जहन्नुम देखो, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। रेजोल्यूशन पास करो मत करो, मारा पीटी करो, मेरे को लेना देना नहीं, मेरे पर्ची पे बोर्ड रेजोल्यूशन लिखा है, तुम्हारे आर्टिकल में बोर्ड रेजोल्यूशन लिखा है, यहां पास हुआ है, बॉन्ड का सेल वैलिड है। तो मुझे एक बात बताओ किसका कंटेंशन वैलिड है, टर्कॉन या बैंक? टर्कॉन। भले ही जाली वाला हो सकता है, भले ही कमीशन वाला हो सकता है, पर पर्ची पर रेजोल्यूशन आया है ना, तो दरवाजे के अंदर पास हुआ हो या हुआ ना हो, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? ऐसा समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सुनना। तो भाई साहब डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस से थर्ड पार्टी, ये देखो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और अल्ट्रा वायरस इज इन द फेवर ऑफ कंपनी, इज इन द फेवर ऑफ क्या है बोले एक बार, कंपनी, पर इससे बचाने के लिए आया है डॉक्ट्राइन ऑफ इनडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ क्या बोले एक बार, इनडोर मैनेजमेंट। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और अल्ट्रा वायरस के काले घने बादलों में, सब जन करो एक बार, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और अल्ट्रा वायरस के काले, उधर दिखा के करो जरा सा, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और अल्ट्रा वायरस के अरे मैडम उधर दिखा के, सो एक बार वापस से, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अल्ट्रा वायरस के काले, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस की कड़कती हुई बिजलियों में, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस की कड़कती हुई बिजली, एक बार वापस से, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के काले घने, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस की कड़कती हुई, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सूरज की पहली किरण है, क किरण, कौन सी वाली किरण बोले एक बार, क
कंसेप्ट समझ में आ रहा है? लाइव स्ट्रीम वालों में पागल नहीं हुआ हूं, उधर वो एक आदमी मतलब ऐसे ऐसे स्माइल दे दे के बुला रहा है, तो अभी ठीक है। सो एक बार वापस से सब जन एक्शन करेंगे फास्ट। क्या है डॉक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के? या कैसे बादल है जीवन में तेरे, यहां उड़ रहे तेरे बादल, ऊपर तो उड़ा रहा सिर के ऊपर थोड़े से, यहां कौन काले घने बादल? एक बार थोड़ा कुछ सेंस तो, बादल बादल की जगह बिजली बिजली की जगह, ठीक है। डॉक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के लाइव स्ट्रीम में भी जिसने नहीं किया ना उसकी शादी होगी, पर शादी के अंदर वही नहीं आएगी, याद रखना। सो डॉक्टर ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के काले घने बादलों में, डॉक्टर ऑफ अल्ट्रा वायरस की कड़कती कड़कती हुई बिजलियां, कड़क नहीं तो जरा सा, कड़कती हुई बिजलियों में डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सूरज की पहली क्या है? किरण। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अल्ट्रा वायरस फेवर्स द कंपनी, बट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट फेवर्स द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी नीड नॉट नो कि दरवाजे के अंदर क्या हुआ है। कंसेप्ट समझ में आया है? जोर से बोलो, सुनो। पर एक्सेप्शन को भी एक्सेप्शन है, ये सिर्फ सीए में नहीं हो सकता है। एक्सेप्शन को एक मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अल्ट्रा वायरस का एक्सेप्शन, इंडोर मैनेजमेंट उसका एक्सेप्शन है भाई। मतलब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है अपने, तो वो एक्सेप्शन को एक्सेप्शन का है। मतलब डॉक्ट्रिन, देखो बात समझो, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अल्ट्रा वायरस इन द फेवर ऑफ कंपनी, उसका एक्सेप्शन इन द फेवर ऑफ थर्ड पार्टी, तो उसका एक्सेप्शन शुड बी इन द फेवर ऑफ कंपनी। मतलब ये दूसरा एक्सेप्शन जो देख रहे हैं ना, दिस इज इन द फेवर ऑफ कंपनी। जैसे फॉर्जरी, जैसे क्या बोले एक बार, फॉर्जरी, क्योंकि फॉर्जरी वो नल है जिससे पानी नहीं आता। सर क्या मजाक कर रहे हो? जीवन में तो कैसी कैसी बातें कर रहे हो, बिजली बादल नल पानी, क्या चल क्या रहा है? नल आपने सुना होगा, फॉर्जरी इज नल एंड वॉइड। पूरे कंपनीज एक्ट छोड़ो, किसी भी लॉ में उठा के देख लो, फॉर्जरी इज नल एंड वॉइड। जब फॉर्जरी नल एंड वॉइड है, ऐसा हो सकता है कि भैया आर्टिकल पे लिखा हो, इसी केस में आर्टिकल पे लिखा हो कि बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, और जो डायरेक्टर है उसने सबके सिग्नेचर फॉर्ज करके लाए, स्टैम्प नहीं था बट सिग्नेचर फॉर्ज करके लाए, तो फिर वॉइड हो जाएगा। फिर टर्कॉन नहीं बोल सकता कि मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि फॉर्जरी इज नल। अगर आपने इसको वैलिड किया, तुम फॉर्जरी को वैलिड कर रहे हो, मतलब तुम इंडियन पिनल कोड 420 नंबर के सेक्शन के ऊपर जा रहे हो, जो तुम जा नहीं सकते, क्योंकि एक्ट ओवरराइड से मोए हुए। दैट मीन्स आईपीसी ऑल्सो ओवरराइड से मोए हुए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सुनो। तो फॉर्जरी वो नॉलेज जिससे पानी नहीं आता। दूसरा निग्लिजेंस, निग्लिजेंस इसको बोला था डायरेक्टर ने, भाई देख हमने रेजोल्यूशन तो पास किया, पर एक बार आके चेक कर ले, एक बार आके चेक कर ले। मतलब मैं दरवाजे के अंदर देखूंगा, तो ठीक है सीसीटीवी बिठाते, एमएमएस देख, मतलब सीसीटीवी बिठाते तो वीडियो देख ले के अंदर रेजोल्यूशन पास हो रहा है नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? है ना? तो जाने देना, वैसे बहुत सारे अलग अलग वीडियो, ये भी कहा देखूंगा मैं जीवन में। हाँ, निग्लिजेंस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको कि ऑप्शन था चेक करने का, पर तुमने नहीं किया। या फिर तीसरा, टर्कॉन को ऑलरेडी नॉलेज था कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, टर्कॉन को मालूम था कि भैया बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, डायरेक्टर ने खुद ने बोला था, ये एविडेंस बेस्ड है, यहां पर एविडेंस के बेस पे प्रूव हुआ, तो उसको मालूम था, अदरवाइज उसको मालूम नहीं था। इन तीन केसेस में वापस प्रोटेक्ट कौन होगा? कंपनी। दो केसेस, सबसे दो केसेस, एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेस रिची, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन। तीन डॉक्ट्राइन्स, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अल्ट्रा वायरस, इंडोर मैनेजमेंट, तीन एक्सेप्शन, फॉर्जरी, नेग्लिजेंस, नॉलेज। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर ना। ये चीज को लिखना है तो लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। ये तुम्हारे बुक में दिया भी है, वैसे चेक कर लो, ये ऐसा दिया है वो, बट उसके साइड में किसको क्या प्रोटेक्शन वगैरह है वो प्रॉपरली देख लो, इस डायग्राम से मैच कर लो। तुम वो डायग्राम जो प्रिंटेड है वो ऑन रखो, ये डायग्राम में साइड में ऑन रखते हो, चेक कर लो, गो फॉर इट फास्ट।
चलो हो गया मैच, बोलो हाँ है ना। ओके, सो यहाँ आपके डॉक्ट्राइन्स भी खत्म होते हैं और इसके साथ नहीं नहीं एक चीज बाकी है, पूछो क्या। हैव यू एवर हर्ड स्पाइसी? स्पाइसी सुना है वाला? स्पाइसी नहीं, नालायक को। स्पाइसी सुना है क्या कि नहीं सुना है? सुनना है स्पाइसी? दिखा दो नालायक। ओके आ जाइए। जब जब इस धरती पे किसी ने कंपनी फॉर्म की है, मेरे देश की धरती और उसके 12 नॉटिकल माइल्स में किसी ने कंपनी फॉर्म की है, तो हमने एक ही प्रोसेस फिलहाल देखा है, INC 7 वाला। पर ऐसे और भी प्रोसेस होते हैं जैसे INC 29, INC 32, जिनको स्पाइसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाट इज स्पाइसी? सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। एक बार सब जन बोलो, क्या बोलना है? सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इलेक्ट्रॉन। अब ये है क्या, तो जरा सुनना। इंटेंशन, INC 7 incorporation of company, Spicy 29 integrated incorporation form, Spicy 32 again integrated incorporation form. Steps, जब आप INC 7 में कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो डिजिटल सिग्नेचर के 2 दिन, डिन एप्लीकेशन के 4 दिन, नेम अप्रूवल के 5 दिन, डॉक्यूमेंट फाइलिंग के 5 दिन, प्रोसेस के 5 दिन, ये मिनिमम है। हाँ, तो एक कंपनी बनाते बनाते तुम्हारा महीना भर निकल जाता है। अच्छा, इसमें तो मैंने डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं डाला, नेम एप्लीकेशन नहीं डाला, नेम एप्लीकेशन के 20-25 दिन गिन लो, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के 5-10 दिन गिन लो, वो अगर इसके अंदर डाल दिया 2 महीने का प्रोसीजर हो गया। पर तुमको बहुत जोर से कंपनी आई है कि अगर नहीं इनकॉर्पोरेट की तो निकल जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में आप डिजिटल सिग्नेचर के 2 दिन लो, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के 2 दिन लो, प्रोसेस को 5 दिन, 9 to 10 डेज में कंपनी बनेगी अंडर स्पाइसी 29। क्योंकि आपको जितने ये फॉर्म लगते हैं ना, INC 1, INC 7, 8, 9, 10 प्लस डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के DIR 3, DIR 4 जो तुमने नहीं देखे फाइनल लेवल पे है, DIR 3, 4, 5, 6, 7, ये जितने फॉर्म्स लगते हैं ना, स्पाइसी 29 ने सबको जमा कर लिया, एक सिंगल फॉर्म बना दिया। बोले 21 फाइल करो, कंपनी बन के आ जाएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, स्टार्टिंग फ्रॉम नेम एप्लीकेशन टिल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सिंगल फॉर्म स्पाइसी 29, उसका MOA भी उसी के अंदर, स्पाइसी 30 MOA, स्पाइसी 31 AOA, बात खत्म। लेकिन 24 घंटे में कंपनी बनानी है। नाम आपके पास ऑलरेडी है, नाम आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, नेम एप्लीकेशन आपने INC 1 में आपने अलग से किया, नेम एप्लीकेशन INC 1 में आपने अलग से किया, और इमीडिएटली 24 घंटे में कंपनी चाहिए, तो स्पाइसी 32, फाइलिंग और डॉक्यूमेंट 1 डेज, प्रोसेस 1-2 डेज, 2-3 डेज में कंपनी। लेकिन नाम अप्रूव्ड चाहिए, नेम अप्रूव्ड चाहिए। स्पाइसी 29 और स्पाइसी 30 में एक ही फर्क है, स्पाइसी 29 में आपको नाम भी मिलता है, स्पाइसी 30 में आपको नाम नहीं मिलता, नाम आपका ऑलरेडी बना हुआ होना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो सर। नो, नीचे प्री अप्रूव्ड, प्री अप्रूवल रिक्वायर्ड, नो प्रीवियस अप्रूवल्स आर रिक्वायर्ड। INC 7 में तो कुछ नहीं, पूरा प्रोसेस करो भैया, 2 महीने का चलते जाओ। INC 29 में नो प्री अप्रूवल्स आर रिक्वायर्ड, कोई प्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सब आपको 29 में एक ही फॉर्म में खत्म कर देंगे वो। स्पाइसी 30 में प्री अप्रूवल ऑफ नेम इज रिक्वायर्ड, नेम अप्रूवल आपको चाहिए। नेक्स्ट वाला हेडिंग्स सेम, हाउ मेनी थिंग्स आर अप्रूव्ड, तो INC 27 में ओनली इनकॉर्पोरेशन अप्रूव होता है, बाकी सबके लिए तो अलग अलग ही फॉर्म है। INC 1 DIR, INC 8, 9, 10 वही करते बैठेंगे। स्पाइसी 29 में सब अप्रूव होता है, इनकॉर्पोरेशन अप्रूव्ड, नेम अप्रूव्ड, डीन अप्रूव्ड, सीन अप्रूव्ड, रजिस्टर्ड ऑफिस अप्रूव्ड, जितना सब है सब। नसीब उसके अंदर पैन भी नहीं डाल दिया क्योंकि वो इनकम टैक्स के लिए, तो वो भी नहीं, वो भी अप्रूव्ड, बट वो इनकम टैक्स में तुमको अलग से प्रोसेस करने पड़ेंगे। क्लियर है कंसेप्ट? INC 32 में क्या क्या, इनकॉर्पोरेशन, डिन, सिन, पैन, ये भी डाल दिए। मैं बोल रहा था ना, इनकम टैक्स वाले भी डिन, पैन, ESIC एम्प्लॉइज रजिस्ट्रेशन होता है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन, वो भी डाल दिया। नीचे रजिस्टर्ड ऑफिस इज अप्रूव्ड। कंसेप्ट समझ, सिर्फ नाम छोड़ के बाकी सब मिल जाएगा। उसके नीचे MOA,
टेबल A2E F2J जो हमारे नॉर्मल कंपनी के है, इधर INC 30 31, इधर INC 33 34। समझ में आ रहा है? सबसे नीचे एडिशनली फॉर्म्स रिक्वायर्ड 1 8 9 10 22 12 DIR, लंबी सीरीज है, वो भी भरो। INC 29 में ओनली 30 एंड 31 MOA का चाहिए, इधर INC 1 33 एंड 34, 33 एंड 34 ये चाहिए, और इधर आपको MOA का ई फॉर्म दिया है। दिस इज कॉल्ड एज स्पाइसी, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिक। कंसेप्ट समझ में आया पक्का? क्या कह रहा हूं? जोर से बोले यस नो। तो ये स्पाइसी आई गेस आपके बुक में दिया नहीं है मैंने, ठीक है? दिस शुड बी रिटन, फटाफट लिख लो या फोटो खींच लो एटलीस्ट, क्योंकि तुमको एग्जाम में सीधा सवाल पूछ सकते हैं व्हाट इज स्पाइसी 30, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकली फॉर्म है। INC 7 से भी ज्यादा यूज होता है स्पाइसी 29 एंड स्पाइसी 30, ठीक है? ये चीज को याद रखना, स्पाइसी 29 स्पाइसी 32। फोटो खींच लो, बेटर है। कितने लोगों ने ये सुना नहीं था पहले, या सुना था, मतलब देखा था ऐसा? चलो गुड। लाइव स्ट्रीम में भी बताइएगा समझ में आया या नहीं आया। ये पहला फोटो, दूसरा फोटो ले लो। डन? हाँ, ऑब्वियसली देखो, बट आप INC कंप्लायंस कॉस्ट आपको दिखते वक्त ज्यादा दिखेगा, क्योंकि INC 7 का कंप्लायंस कॉस्ट छोटू सा है, पर आप INC 7 के बचे हुए फॉर्म्स ऐड करो, उनकी भी तो अलग अलग फीस है, उन सब फीस के कंपैरिजन में इसका कम है। उन सबको मिलाओ, INC 7 के सभी फॉर्म्स को मिलाओ और कंपेयर करो INC 30 और स्पाइसी 32 और 29 को, तो ऑब्वियसली कम है, ठीक है? पर तुम सिर्फ INC 7 से कंपेयर करो तो ज्यादा है। खैर है, प्रोसीजरल वर्क उतना बढ़ेगा ना INC 7 में, ठीक है? चलो यहां तक समझ में आया पक्का? हाँ ना? जोर से बोले एक बार यस ना। चलो, सो यहां आपका चैप्टर खत्म होता है फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस ना। कंसेप्ट समझ में आया पक्का? हाँ ना? एक और चीज बची है, पूछो क्या? ये जो A2E और F2J दिखे आप, क्या ये टेबल है? मस्त टेबल है, बहुत बढ़िया टेबल, इतना अच्छा टेबल है कि टेबल ही टेबल है, नालायक टेबल है बोले। These are model memorandum and article mentioned in Schedule 1 to Companies Act। जैसे शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट है, शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट P&L, वैसे शेड्यूल 1 में मेमोरेंडम एंड आर्टिकल का भी फॉर्मेट है। सो टेबल ए का देखो, ये दिस इज टेबल है मेमोरेंडम आर्टिकल फॉर लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एंड में देखो नाम क्या लिखा है, ये ए कंपनी बाय शेयर के लिए है, बी सी डी ई एफ, ऐसे सबके लिए फॉर्मेट देके रखे है। तुम शेड्यूल 1 गूगल कर लेना एक बार, मेरा काम है उनके नाम याद करवाना, तो वो अपन कर लेते हैं। जोर से बोलो सर नो। तो आ जाइए जीवन में, मैं यहां पे पहले टेबल लिख लू अच्छे से, बड़े अच्छे से ध्यान देना। सो यम यो ये यो ये, सो शेयर कैपिटल कंपनी टेबल ए, गारंटी कंपनी टेबल बी, कॉम्बो कंपनी मतलब जो शेयर कैपिटल एज वेल एज गारंटी है टेबल सी, अनलिमिटेड कंपनी नो शेयर कैपिटल टेबल डी, अनलिमिटेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल टेबल ई। ये ऐसा का ऐसा शेयर कैपिटल कंपनी टेबल एफ, कॉम्बो ऊपर ले लो कॉम्बो कंपनी जी, गारंटी नीचे ले लो गारंटी कंपनी एच, अनलिमिटेड विथ शेयर कैपिटल ऊपर ले लो आई, एंड अनलिमिटेड विदाउट शेयर कैपिटल नीचे ले लो जे। ये टेबल से समझ में आ रहा है? मॉडल फॉर्मेट्स इन टेबल के लेने। इसको याद कैसे करेंगे जीवन में? वो तुमने वो गाना सुना है, वो वाला, वो वाला नहीं सुना तुमने? जीना इसी का नाम है, पुराना गाना एकदम, मुन्नी मद्दा मुई सुना तो तुमको जीवन में? यस सर ना भिखारी लोगों।
तुमको वो गाना सुनाता हूं मैं, जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है, ये वाला। इस जीवन में पहले तो ऐड चलेंगे। से फिक्स करना था तो क्या? It's as easy as घर बैठे ordering from a food app. ऐसे ऐड की वजह से लोग बिगड़े हुए हैं जीवन में। अब smile fix करना. हे भगवान, पुराने गानों की यही बात है, 2 मिनट तक म्यूजिक ही चलता था, मेन इवेंट आता ही नहीं था। मेन इवेंट के पहले की चीज को क्या बोलते हैं मालूम है ना? मतलब कितना रिकामा डायरेक्टर है, पंछी दिखा दिए, भेड़ बकरियां दिखा दी, ये सब पूरा गांव दिखा दिया उसने। मतलब उधर इतने पंछी गए, भेड़ बकरियां गई, सब सब जानेगा इसको दिखा के एक कीड़ा। जब इंसान के अंदर कीड़ा हो ना तो उसको कीड़ा ही दिखता है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बस शो खत्म, ठीक है। अपने को इतने का ही काम है, ठीक है। सो एक बार मुझे गाना आके बताओ क्या है। अरे भिखारी लोगों को म्यूजिक भी याद है क्या? क्या मालूम। ओके, अब मेरे पीछे बोलना, ठीक है। मेरे पीछे तो तुमको टेबल्स भी याद हो जाएंगे, फटाफट फटाफट तुरंत से पहले। आर यू रेडी? लेट्स गो। बोलो। शेयर है ए, गारंटी बी, कॉम्बो है सी। बोलो। अनलिमिटेड नो शेयर, कैपिटल है डी। अनलिमिटेड विथ शेयर, कैपिटल है ई। एमओएसी का नाम है। एक बार सब जन वापस से, रेडी? 1 2 3 बोलो। क्या है? शेयर है ए, गारंटी बी, कॉम्बो है सी। अनलिमिटेड नो शेयर, कैपिटल है डी। अनलिमिटेड विथ शेयर, कैपिटल है ई। एमओए इसी का नाम है। समझ में आया? पक्का याद रहेगा? बोलो हाँ है ना। उसके बाद में एओए के लिए सिर्फ ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा तो वो वैसा, और वो वैसा तो ये ऐसा। खत्म। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? FGHI J लिख डालने का आपका काम खत्म हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? मैं चाहूंगा लिख लो इसको, किधर तो भी लिखने का है, लिख लो फास्ट। मैंने लॉ की क्लास किसी और से ली है, पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट के सिवा कुछ नहीं आता, तो मैं क्या करूं? रेगुलर या फास्ट ट्रैक? बेटा दोनों के 5-5 डेमो लेक्चर्स देखिए,
रादर जेन्युइन सजेशन, दोनों के 5-5 डेमो लेक्चर देखिए। आप जिस भी कोर्स में कंफर्टेबल फील कर रहे हो आप उसके साथ जाइए, क्योंकि आपको अगर कॉन्टैक्ट छोड़ के कुछ ही नहीं आता तो फिर रादर वोंट टेक अ रिस्क, ठीक है। चलो दोनों के दे, रेगुलर के भी है, फास्ट ट्रैक के भी है, दोनों के एक बार देखिए बेटा तो समझ में आएगा। फिर जो आपको सही लगे, जो स्पीड में सही लगे उस हिसाब से कीजिएगा। चलो डन। अच्छा डेमो लेक्चर मेरे, हाँ बेटा चलो डन, लेट्स गो, आगे बढ़े, बोलो हाँ है ना। लिख लिया सबने। इसी प्रकार आपका दूसरा चैप्टर यहां पे खत्म होता है, दैट इज फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। नियरली 3 लेक्चर्स हमने इस चैप्टर के ऊपर दिए हैं। वन ऑफ द बिग चैप्टर कंसिडर किया जाता है। इस चैप्टर को अगर कंसिडर किया गया तो शेयर कैपिटल, डिवेंचर और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने को 3 से 4 लेक्चर्स लगेंगे। बाकी सभी चैप्टर्स अपने 1-1, 2-2 लेक्चर्स के अंदर फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। तो वी आर नियरली ऑन टाइम, होप सो 30 लेक्चर के अंदर हम समेट लेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर नंबर है 11th, वी स्टिल हैव 19 लेक्चर्स इन द हैंड। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, शेयर कैपिटल, डिवेंचर के अगर अपन ने लेट्स से 4-4 लेक्चर भी पकड़े और उसके बाद में फिर प्रोस्पेक्टस के हार्डली 1-2, चार्जेस डिपॉजिट तो एक ही लेक्चर में उड़ जाएगा पूरा, डिविडेंड एक, अकाउंट्स एक और ऑडिट एक, तो इनका अगर अपन ने 7-8 लेक्चर टोटल पकड़ लिए और 6 से 7 लेक्चर अपन ने पकड़ लिए फॉर एग्जाम्पल काय के अदर लॉ, तो 30 to 35 लेक्चर्स में काम बन जाना चाहिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू बोलो। अच्छा आज का होमवर्क तुमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। अब फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन खत्म हुआ है, नाउ टुडे इज ओपन होमवर्क। तुम सभी क्वेश्चन लिख सकते हो आज तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपन ने जो सॉल्व किए वो छोड़ के कोई भी 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो, पर अगर सभी लिखोगे तो तुम्हारा चैप्टर साथ में फिनिश हो जाएगा। रिकमेंडेड यह है कि सभी लिखो, ठीक है। मैं आपको दे सकता हूं होमवर्क, पर सभी लिखो तो अच्छा है, या वो नहीं कर सकते तो सभी रीड करो और 5 से 6 कोई भी डिफिकल्ट सिलेक्ट करो और उसको सॉल्व करो। तो आज के लिए मैं इतना काफी करता हूं। सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, जोर से बोलो, ठीक है। लाइव स्ट्रीम वालों को वापस लेक्चर ही अपलोड कर दूंगा, अभी प्राइवेटाइज हो रहा है ये लेक्चर, ठीक है। और 4 बजे लेक्चर वापस अपलोड होगा। फर्स्ट हाफ आवर जिनका मिस हुआ है कृपया ये देख ले, और कल से काइंडली नोट, कल से लेक्चर का टाइमिंग 11:30 बजे का है, ठीक है। 11:30 को हम शुरू करेंगे। आज भी हमने 11:30 को शुरू किया था, बट यूट्यूब की वजह से पहला हाफ आवर स्ट्रीम नहीं हो पाया। थैंक यू सो मच, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।